नमस्कार। और डीजल पॉलिसी वाले खंड में आपका स्वागत। कल हम लोगों ने जो क्लासेस करी थी परसों, कल वाले में तो थोड़ा सा दिक्कत आ गया और हमने भी उसको अच्छे से रिकॉर्ड नहीं हो पाया हमारे सिस्टम में भी। तो वापस से इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं। कल वाले में क्या हुआ, मैं क्लास लेता रहा और क्लास दूसरा लगा हुआ था, कुछ उसमें तकनीकी समस्या थी, उसको हम लोग दरकिनार करते हैं। और उसके पहले हम लोगों ने प्रत्यक्ष कर पढ़ लिया था। हम लोगों का जो पोर्शन बचा हुआ था वो था अप्रत्यक्ष कर। तो अप्रत्यक्ष कर हम लोग आज से शुरू करेंगे और प्रत्यक्ष कर हम लोग नहीं, हम लोगों ने लास्ट क्लास में कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम लोग अप्रत्यक्ष कर यहीं से पढ़ेंगे और फिर उसको समझ लेंगे। ठीक है। तो अप्रत्यक्ष कर में हमको क्या क्या देखना है इसको देखते हैं। तो सबसे पहले अप्रत्यक्ष कर में हम लोग देखेंगे, आपको हम लोग देखेंगे जीएसटी। तो सबसे पहले अप्रत्यक्ष कर में हम लोग को जो देखना है दैट इज जीएसटी। तो हम लोग अप्रत्यक्ष कर में जीएसटी देखेंगे और जीएसटी और फिर कुछ अन्य अप्रत्यक्ष कर है, इसमें तो हम लोग बस बेसिक इसका डेफिनेशन जान लेंगे। तो जीएसटी के बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली जीएसटी क्या है और जीएसटी से पहले का जो टाइमलाइन था सबसे पहले हम उसको देख लेते हैं। तो जीएसटी से पहले का जो टाइमलाइन है वो देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है मॉडवेट, ये सब पहले का है। तो बस इसका नाम ध्यान रखना है आपको, इससे बहुत ज़्यादा सवाल नहीं पूछेगा क्योंकि वो सारी चीज़ें जो है वह अब पूरे तरीके से समाप्त हो गई हैं। तो ये है मॉडवेट। मॉडवेट जो है वो 1986 और झा कमेटी के द्वारा इसको लागू किया गया, मतलब सिफारिश की गई। उसके बाद सेंट्रल वैट, वैट मींस वैल्यू एडेड टैक्स, वो केलकर कमेटी के द्वारा किया गया। उसके बाद वैट है जो 2005 में आया, ये एम्पावर्ड कमेटी ऑफ स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर्स था। और फिर जीएसटी 2017 में, इसमें केलकर समिति भी थी और एम्पावर्ड कमेटी दोनों ने मिलकर के इसको लागू करने का प्रयास करा। अब जीएसटी कैसे लागू हुआ इसकी एक पूरी समय सारणी को हम देखते हैं कि जीएसटी लागू कैसे हुआ है। ठीक है। तो यहां पर अगर हम देखते हैं तो जीएसटी का पूरा समय काल, तो 2004 में विजय केलकर समिति ने जीएसटी लागू करने की सिफारिश करी। ठीक है। 2006 में वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने बजट भाषण में जीएसटी को बजट भाषण में जीएसटी को 2010 से लागू करने की घोषणा की। 2010 से लागू करने की घोषणा की अपने बजट भाषण में। 2011 में यूपीए की सरकार ने 115वां संविधान संशोधन विधेयक लाया, लेकिन चूंकि लोकसभा भंग होने के कारण यह जो है वह कारगर नहीं हुआ और फिर जीएसटी वाले सिस्टम आगे नहीं बढ़ पाई। 2014-16 में मोदी सरकार 122वां संविधान संशोधन विधेयक लेकर के आई। तो ये बिल है, जब कानून बनेगा तो सब बिल तो कानून बनता नहीं है, तो बिल का संख्या 122वां था। लेकिन जब यह पास हुआ तो जब यह पास हुआ तो उसके बाद जो है वह जीएसटी से संबंधित कानून बना। तो 122वां संशोधन विधेयक जो है वह जीएसटी वाला लाया गया। ठीक है। और फिर 101वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है वह लागू हुआ 2016 में, मतलब पारित हुआ। तो अगर देखा जाए तो 16th लोकसभा में 122वां संविधान संशोधन विधेयक लाया गया। उसके बाद इसका संविधान संशोधन किया गया, मतलब चूंकि ये केंद्र और राज्य के बीच की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करता है, ठीक है, इसलिए संविधान में संशोधन करना पड़ा। और इस कारण से संशोधन जो रही उसकी प्रक्रिया कैसी रही, तो कुल सदस्य संख्या का कम से कम 50%, तो जो संशोधन संशोधन का जो प्रोसेस होता है संविधान में, और जो सदस्यों का 2/3 बहुमत, और राज्य में भी 15 राज्य, मतलब आधे से अधिक राज्यों की जो विधानसभा है उससे भी पास करवाना पड़ा। तो इसमें राज्यों का भी अनुसमर्थन लगा, राज्यों का भी सब जो बहुमत की आवश्यकता पड़ी। ठीक है, क्योंकि यह केंद्र और राज्य दोनों के जो वित्त संबंध है उसको प्रभावित कर रहा था, टैक्स वाला सिस्टम को। फिर बाद में 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 लागू हुआ और फिर फाइनली जीएसटी भारत में 1 जुलाई 2017 से जीएसटी जो है वह लागू हो गया। तो यह जो है वह जीएसटी से संबंधित मामला रहा, ये जो है वह जीएसटी से संबंधित मामला रहा। क्लियर है, याद रहेगा।
तो ये सब जो जीएसटी की पूरी प्रक्रिया है वो यहीं से शुरू हुई है। ये जीएसटी का पूरा एक प्रोसेस रहा है जो हम समझ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए विशेष तौर पर अगर हम जीएसटी के बारे में जानेंगे तो जीएसटी एक्चुअली कैसा है। तो जीएसटी जो है वो इसका पूरा नाम क्या है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इसका पूरा नाम है। वस्तु और सेवा कर, वस्तु तथा सेवा कर इसका पूरा नाम है। और जीएसटी में अगर हम देखते हैं तो जीएसटी में अगर हम देखते हैं तो इसमें यह एक अप्रत्यक्ष कर है, एक इनडायरेक्ट टैक्स है। और इसमें ढेर सारे टैक्सेस जो अलग अलग थे उसको इसमें शामिल कर लिया गया है। तो इट इज एन इनडायरेक्ट टैक्स और ढेर सारे जो अलग अलग टैक्सेस थे, इनडायरेक्ट टैक्सेस थे, उसको इसमें शामिल कर लिया गया है। ठीक है, तो अलग अलग टैक्सेस को इसमें शामिल कर लिया गया है, अलग अलग करों को शामिल कर लिया गया है। अब वन नेशन वन टैक्स मतलब एक राष्ट्र में एक ही टैक्स हो। अब मान लो कोई बिजनेस कर रहा है, एक बार फिर टैक्स दिया, फिर टैक्स दिया, फिर टैक्स दिया, इतना ज्यादा टैक्स था, जितना बिजनेस करने में दिक्कत नहीं उतना टैक्स देने में दिक्कत होती थी। और बहुत बार इतना टैक्स होता था जिसके कारण बहुत लोग कुछ कुछ टैक्स भूल भी जाते थे, नहीं दे पाते थे और बहुत ज्यादा उसमें पैसा उनका लगता था। तो वन नेशन वन टैक्स के कॉन्सेप्ट पर इसको लाया गया था और यह एक ऐतिहासिक दिन था जब 1 जुलाई 2017 से जीएसटी जो है वह लागू हुआ। अब देखा जाए तो ये वन नेशन वन टैक्स तो ठीक है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट जो है वो इनडायरेक्ट टैक्स के लिए है। डायरेक्ट टैक्स जो है जैसे इनकम टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स जो हमने आपको पढ़ाया था वो तो अभी भी एग्जिस्ट करता है। ये इनडायरेक्ट टैक्स के लिए ये सिस्टम अभी है। ठीक है, तो ये इनडायरेक्ट वाला जो सिस्टम है वो अभी भी चल रहा है, मतलब वन नेशन उसमें ही आया है, डायरेक्ट वाला जो है वो अभी भी चल रहा है। ठीक है जी, तो इस चीज को थोड़ा सा याद रखेंगे गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के तौर पर। ठीक है, याद रहेगा। अब देखिए जीएसटी जो है जीएसटी जो है वह देखते हैं उसके वो कितने कितने तरीके से जीएसटी जो है वो लगाया जाता है। एक होता है जिसको हम कहते हैं सीजीएसटी, यानी जिसको हम कहते हैं सिंपली सेंट्रल जीएसटी। तो एक जो है वो सीजीएसटी है। तो ये भी देखेंगे जीएसटी में कितने 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 प्रकार के जीएसटी हैं। साथ ही साथ हम ये भी देख लेंगे कि जीएसटी में किन किन करों को जो है वह मिला दिया गया है, केंद्र वाले कौन कौन से कर जीएसटी में शामिल हो गए हैं और राज्य के कौन कौन से कर हैं जो जीएसटी में शामिल हो गए और ऐसे कौन कौन से कर हैं जो जीएसटी में शामिल नहीं हुए हैं। तो ये सारी चीजों को हम इसमें देखेंगे। ठीक है, तो यहां जो है वह इन सारी चीजों को देख करके फिर हमको चीजें धीरे धीरे समझ में आएंगी। ठीक है, तो जीएसटी में सबसे पहले देख लेते हैं क्या क्या है। तो एक है सीजीएसटी जिसको हम कहते हैं सेंट्रल जीएसटी, एक है एसजीएसटी जिसको हम कहते हैं स्टेट जीएसटी, और एक है आईजीएसटी जिसको हम कहते हैं इंटीग्रेटेड इंटीग्रेटेड जीएसटी, इंटीग्रेटेड जीएसटी। अब देखिए जैसे मान लीजिए कि कोई सामान, ऐसे समझिए कि इसके लिए एक अच्छे से मैप से अगर मैं आपको दिखाऊं तो मुझे लगता है कि वो आपको अच्छे से समझ में आएगा। मान लेते हैं कि ये बिहार है, ऐसा अगर कोई मैप मिल जाता जो मुझे ये बता देता
चलिए कोई बात नहीं, मैप नहीं मिल रहा है तो हम लोग एक मैप बना लेंगे, क्या दिक्कत है। मान लो ये इंडिया, ठीक है, और मान लेते हैं यहाँ है गुजरात, ठीक है। मान लेते हैं कि कोई चीज गुजरात में बना और गुजरात में बिका, बना भी कहाँ, गुजरात में, और बिका भी गुजरात में। तो उस पर क्या क्या लगेगा, तो यहां से जो जीएसटी कलेक्ट होगा, मान लेते कोई सामान बिकेगा तो उसमें जीएसटी कलेक्ट होगा, तो बना भी है गुजरात में, बिका भी गुजरात में, तो जीएसटी कलेक्ट होगा। तो उस जीएसटी का एक हिस्सा सेंटर को जाएगा सीजीएसटी में, और एक हिस्सा स्टेट को जाएगा एसजीएसटी में। यहाँ स्टेट कौन सा है, गुजरात, तो एक हिस्सा गुजरात को मिलेगा। जैसे मान लो 18% जीएसटी लगता, हालांकि अब तो 2 ही स्लैब हो गया, उस पर हम आएंगे आगे। तो 18% में एक हिस्सा सेंट्रल को और एक हिस्सा स्टेट को, ठीक है, ऐसा है। उसके बाद अगर देखें तो अगर मान लेते हैं कि कोई चीज बना है गुजरात में, बना गुजरात में लेकिन बिका बिहार में, बिका कहां पर, बिहार में, बिका बिहार में, बना कहां, गुजरात में, बिका बिहार में, यानी 2 स्टेट इसमें आ गया, एक बनाने वाला और एक बेचने वाला। तो इसमें जो जीएसटी होगा तो एक तो जाएगा सेंटर को हमेशा, और दूसरा जो होगा ना वो डेस्टिनेशन स्टेट को जाएगा, यानी जहां पर सामान बिक रहा है उसको मिलेगा। और कहां बिक रहा है, तो बिहार में, तो बिहार वाले राज्य को यह फायदा मिलेगा। क्योंकि देखिए जो बना रहा है स्टेट, वो तो पहले से ही इंडस्ट्रियल स्टेट है, उसको तो पहले से ही वहां पर रोजगार वगैरह है। लेकिन जो स्टेट खरीद रहा है, उस स्टेट के पास मतलब है कि वो स्टेट उस तरह से प्रोडक्शन नहीं कर पा रहा, तभी खरीद रहा है, इसीलिए उस स्टेट को इसमें प्रायोरिटी मिलती है। और जो भी जीएसटी कलेक्ट होगा, एक हिस्सा सेंटर को और एक हिस्सा जिस स्टेट में सामान बिका है उसको मिलेगा। यानी इस एग्जाम्पल में गुजरात में बना बिहार में बिका, तो बिहार को मिलेगा, ठीक है। और एक और है यूटी जीएसटी। यूटी है कि मान लेते हैं कि अगर कोई चीज यूटी में प्रोड्यूस हुआ है तो वो एक हिस्सा सेंटर को जाएगा और एक हिस्सा यूटी को जाएगा, स्टेट के जगह पर यूनियन टेरिटरी को चला जाएगा। तो कहने का मतलब है कि देखिए एक हिस्सा सेंटर को तो हमेशा जाएगा और अगला हिस्सा डिपेंड करेगा, अगर वही राज्य बना रहा है, वही राज्य बेच रहा है, तब तो उसी राज्य को मिलेगा। लेकिन अगर वही राज्य बना रहा है, बेचा किसी दूसरे राज्य को, तो जो जिस राज्य में बेचा है उसको मिलेगा हिस्सा, ठीक है, क्योंकि वहां के लोगों ने पैसा लगाकर इसको खरीदा है, तो इसीलिए जीएसटी का हिस्सा इसको मिलेगा, बिहार को। इसीलिए हम जीएसटी को गंतव्य आधारित अप्रत्यक्ष कर भी कहते हैं, मतलब डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है जीएसटी, ठीक है। तो जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। तो इसको याद रखना है कि जीएसटी जो है वह एक गंतव्य आधारित कर है, यानी डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स एक गंतव्य आधारित कर है, यानी डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है जीएसटी। तो जीएसटी एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। ठीक है, चलिए तो ये समझ लिए जीएसटी एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। अब थोड़ा सा हम इसके आगे चलते हैं और ये देखते हैं कि जीएसटी में कौन कौन से संविधान में, जैसे जीएसटी आया तो संविधान में संशोधन हुआ, तो कई सारे आर्टिकल में चेंजेस आए और कई सारे आर्टिकल डिलीट हो गए। तो वो कौन कौन सी चीजें हैं, इसको थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो इसको समझते हैं कि कौन कौन से आर्टिकल में चेंजेस हुए, कौन कौन से आर्टिकल डिलीट हो गए। तो अगर देखा जाए तो 200 जीएसटी से संवैधानिक अनुच्छेद पर क्या प्रभाव पड़ा है, तो आर्टिकल जो 246A है उसमें चेंज हुआ। पहले क्या था कि पहले जो था कि
जो स्टेट हुआ करता था ना, उसको केवल और केवल गुड्स पर कर लगाने का अधिकार था। लेकिन जीएसटी आने के बाद राज्यों को वस्तुओं और सेवाओं पर कर लगाने का अधिकार मिला। कर, ये कर है, टैक्सेस, ठीक है। और साथ ही साथ एक राज्य से दूसरे राज्य, जो अभी आपको मैंने बताया इंटर स्टेट, जैसे गुजरात में बना, बिहार में बिका, ठीक है, तो यहां पर लगता है आईजीएसटी, ठीक है। तो केंद्र को आईजीएसटी लगाने का अधिकार मिला। अब उस आईजीएसटी में क्या होता है, मैं देखो मैं सिस्टम आपको बताता हूं। जो यहां पर मैं आपको बताया ना, तो यहां पर एक हिस्सा मिलेगा सेंटर को और एक हिस्सा मिलेगा डेस्टिनेशन स्टेट को। इसको कहते हैं हम आईजीएसटी। क्या कहते हैं? आईजीएसटी। अब होता क्या है, मान लो गुजरात में बना और बिहार में बिका, तो इस पर एक टैक्स लगेगा जिसका नाम होगा आईजीएसटी। आईजीएसटी का पूरा पैसा चला जाएगा केंद्र सरकार के पास, ठीक है। अब केंद्र सरकार क्या करेगी, एक हिस्सा अपने पास रखेगी और एक हिस्सा उस राज्य को दे देगी जहां पर यह सामान बिका है, मतलब बिहार। तो प्रोसेस कुछ ऐसा होता है कि बिल में आईजीएसटी लिखा होता है। अगर हमारे पास यहां पर बिल होगा तो मैं एक आईजीएसटी का बिल से आपको यह चीज दिखाने की कोशिश करता हूं। आईजीएसटी वाला जो बिल होगा तो मैं आपको वो दिखाने की कोशिश करता हूं। देखिए आप, ये आईजीएसटी बिल है ना। तो इसमें 3600 रुपए का आईजीएसटी, 9000 और 3600 का आईजीएसटी अमाउंट है, ठीक है। तो ये 12600 का टोटल अमाउंट है। तो ये टोटल अमाउंट चला जाएगा सेंटर के पास, लेकिन इसको टोटल सेंटर नहीं रखेगा। एक हिस्सा चला जाएगा केंद्र के पास और एक हिस्सा चला जाएगा राज्य के पास। जैसा भी डिसाइडेड होगा वो हिस्सा, जैसे मान लो 50-50 डिसाइडेड है, तो अगर 12600 है तो लगभग उसका आधा कर दीजिए, 6300 रुपए जो है वो एक राज्य को चला जाएगा और 6300 रुपए केंद्र के पास रह जाएगा। लेकिन कलेक्ट होकर ये सेंटर के पास जाता है। तो वही कह रहा है कि आईजीएसटी लगाने का भी जो अधिकार है वह इसके माध्यम से केंद्र सरकार को जो है वह मिल गया, जो पहले नहीं था। आर्टिकल 268 ए जो है ना, इसको तो हटा ही दिया गया है। आर्टिकल 268 ए जो है ये तो हट ही गया है, ठीक है, क्योंकि इसमें सर्विस टैक्स की बात थी और सर्विस टैक्स को तो जीएसटी में शामिल कर लिया गया है, तो ये तो अब है ही नहीं, ठीक है। इसके बाद है 269 ए। 269 जो है वह आईजीएसटी को केंद्र और राज्य के बीच जीएसटी परिषद द्वारा तय फॉर्मूला, जैसे मैंने बोला ना कि अब आईजीएसटी का जो अमाउंट है, ठीक है, कि भाई अगर आईजीएसटी 10,000 आया है तो एक हिस्सा तो सेंटर को जाएगा और एक हिस्सा जाएगा जहां पर सामान बिका है उस राज्य को। तो ये कितना हिस्सा जाएगा, क्या 30-70 जाएगा, क्या 35-65 जाएगा, क्या 50-50 हिस्सा बटेगा, कैसे बटेगा, ये जीएसटी काउंसिल तय करता है। अब देखिए, जीएसटी से संबंधित सारी चीजों को जीएसटी काउंसिल ही तय करता है। जैसे आरबीआई से संबंधित ढेर सारी चीजों को मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी करती है, या फिर मॉनेटरी पॉलिसी से संबंधित ढेर सारी चीजों को आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी करती है, ठीक उसी प्रकार से यहां पर है, ठीक है। उसके बाद 270, आर्टिकल 270 में जो है वो केंद्र द्वारा सीजीएसटी की बात है, और सीजीएसटी को भी केंद्र और राज्यों में बांटा जाएगा वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर। यानी आर्टिकल 270 सीजीएसटी की बात करता है, सेंट्रल जीएसटी, यानी केंद्र सरकार के पास जो जीएसटी का पैसा जा रहा है। और मैंने आपको बताया था सेस और सरचार्ज को छोड़ करके बाद बाकी सारे टैक्स के पैसे पर वित्त आयोग अपनी सिफारिश करता है। और यह जो है सीजीएसटी का भी जो भी पैसा कलेक्ट होगा उस पैसे के लिए भी बताएगा वित्त आयोग कि कितना आपको जो है वह देना है, ठीक है, कितना आयोग मतलब बताएगा कितना राज्यों को देना है। 279 ए, राष्ट्रपति द्वारा एक बॉडी का गठन किया जाता है जिसको हम जीएसटी काउंसिल कहते हैं। अब हम आगे जीएसटी काउंसिल देखेंगे और इसकी अध्यक्षता केंद्र का वित्त मंत्री करता है। 366 जो है आर्टिकल जो है वो क्या कहता है, वो ये कहता है कि जो मानव के सेवन वाला जो अल्कोहल होता है, दवाइयों वाला नहीं, मानव के सेवन वाला जो अल्कोहल होता है उसको जीएसटी से बाहर रखा जाएगा। तो ये कहता है कि मानव के सेवन वाले अल्कोहल को जीएसटी से बाहर रखा जाएगा, क्योंकि अब जीएसटी अगर अल्कोहल पर भी लगा देगा तो फिर राज्यों का जो रेवेन्यू है वो थोड़ा कम हो जाएगा और
राज्य इस पर जो है वो वैट और सर्विस टैक्स जो भी इस पर लगाना है, वैट और स्टेट एक्साइज, सॉरी सर्विस टैक्स नहीं, वैट और स्टेट एक्साइज राज्य जो है वो उस पर लगा सकते हैं। ठीक है, ऐसा है। तो ये अंग्रेजी में भी दिया है। अब थोड़ा सा हम जीएसटी काउंसिल को देख लेते हैं, क्योंकि जीएसटी काउंसिल एक संवैधानिक बॉडी है। अभी आपने देखा कि आर्टिकल 279A में राष्ट्रपति जीएसटी काउंसिल का गठन करता है और इसके अध्यक्ष जो हैं वो वित्त मंत्री होते हैं। ध्यान रखना है, इसके अध्यक्ष वित्त मंत्री होते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें केंद्र सरकार के साइड से 2 मेंबर होते हैं, एक केंद्र के वित्त मंत्री जो अध्यक्ष हैं और दूसरा केंद्र के ही वित्त राज्य मंत्री। ठीक है, जो वित्त राज्य मंत्री। क्लियर है। उसके बाद राज्य सरकार जो है वो प्रत्येक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश, जो दिल्ली, पुडुचेरी, जो केंद्र शासित प्रदेश जहां पर विधायिका है, वहां पर वो लोग होते हैं और इसी में से कोई जो है वह एक उपाध्यक्ष बन जाता है। इसी राज्यों में से ही कोई एक उपाध्यक्ष बनता है और अध्यक्ष होते हैं केंद्रीय वित्त मंत्री। तो केंद्र सरकार के 2 लोग और राज्य के सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जहां पर स्टेट लेजिस्लेचर है, जैसे दिल्ली, जम्मू कश्मीर, पुडुचेरी, वहां के रिप्रेजेंटेटिव यहां पर भाग लेते हैं। ठीक है, अब देखिए केंद्र सरकार के पास 1/3 सदस्य मतलब शक्ति होती है और राज्य सरकार के पास 2/3। लेकिन कोई भी प्रस्ताव आया, मान लेते ये प्रस्ताव आया कि अल्कोहल पर जीएसटी लगाया जाए, मान लेते हैं, तो इस प्रस्ताव को पास करना होगा कितने, तो 2/3 बहुमत से। इस प्रस्ताव को 3/4, आप समझिए मैं फिर से क्या बोल रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि केंद्र के पास जो है वह 1/3 शक्ति है, राज्य के पास 2/3 शक्ति है। कोई भी प्रस्ताव आया, जैसे मान लेते किस पे जीएसटी लगाना है, नहीं लगाना है, कोई भी प्रस्ताव अगर आता है तो उसको 3/4 मेजोरिटी से पास करना होगा। 3/4 का मतलब है 75%। इसके पास है 33, इसके पास है 67। तो ये दोनों इंडिविजुअली तो किसी प्रस्ताव को पास नहीं कर पाएंगे, चाहे तो केंद्र या राज्य, दोनों जब मिलेगा तभी जाकर के 3/4 पूरा होगा। ठीक है, तो यहां पर 3/4 जो है वह होगा, तभी जाकर के कोई प्रस्ताव पारित होगा। और बैठक में कम से कम 50% सदस्य उपस्थित होने चाहिए, तभी जीएसटी काउंसिल की बैठक जो है वह होगी। ठीक है जी, यहां तक किसी को डाउट है? यहां तक किसी को डाउट है? अब जीएसटी काउंसिल का काम देख लेते हैं। अब जो है वो जीएसटी काउंसिल का काम देख लेते हैं। चलिए, यहां तक किसी को समस्या? देखिए पहला क्या है, पुराने अप्रत्यक्ष करों को जीएसटी में शामिल करना। तो पहला काम यही है कि जो भी अप्रत्यक्ष कर है उसको जीएसटी में शामिल करने का काम इस जीएसटी काउंसिल का होता है। 5 हाइड्रोकार्बन पर जीएसटी नहीं लगता है। कौन कौन सा? तो यहां लिखा हुआ है क्रूड ऑयल, कच्चा तेल, पेट्रोल, डीजल और जो हवाई जहाज में जो ईंधन इस्तेमाल होता है, एविएशन टरबाइन और प्राकृतिक गैस, इन पर जीएसटी नहीं लागू होता है। तो इन पर जीएसटी कब से लागू किया जाए ये भी जीएसटी काउंसिल ही डिसाइड करेगा। जीएसटी आने से राज्यों को नुकसान हुआ, क्योंकि अचानक से सारे अप्रत्यक्ष कर तो समाप्त हो गए, तो राज्यों को ढेर सारा पैसा जो अप्रत्यक्ष करों से पहले मिलता था वो अब मिलना बंद हो गया। तो जिन राज्यों को नुकसान हुआ है उनके लिए जीएसटी कॉम्पनसेशन की व्यवस्था थी कुछ टाइम के लिए, जीएसटी क्षतिपूर्ति, तो वो भी काउंसिल ही डिसाइड करता था। आईजीएसटी, कितना आईजीएसटी होगा, यानी सेंटर और जो भी स्टेट में जहां सामान बिका है उसके बीच कैसे बंटवारा होगा, कितने पैसों का, वो यही डिसाइड करता है। बिजनेसमैन जीएसटी के लिए जो रजिस्ट्रेशन करते हैं उसके लिए नियम क्या होगा, ये भी यही डिसाइड करता है। आपदा के समय अगर कोई आपदा आ गई, मान लीजिए किसी राज्य में, केरल में आ गया,
तो क्या उनको अतिरिक्त जीएसटी लगाने का पैसा दिया जाएगा ताकि वो आपदा से हुए नुकसान की भरपाई कर सके, वो भी यही डिसाइड करेंगे। ठीक है, बिजनेसमैन के लिए हो गया। पहले जो था वो जीएसटी कितने के लिए अनिवार्य था, पहले जो था वो टर्नओवर, सामान्य राज्य के लिए 20 लाख अगर टर्नओवर है तो वहां पर उस व्यक्ति को या उस संस्था को या उस कंपनी को जीएसटी लेना पड़ता था। अब 40 लाख पे ऐसा लेना पड़ता है, और साथ ही साथ विशेष राज्यों के लिए 10 लाख और 20 लाख। तो ये वो है कि जीएसटी किसको बनवाना पड़ेगा। तो राज्य में, सामान्य राज्य के लिए 40 लाख टर्नओवर, टर्नओवर का मतलब होता है टोटल सेल, प्रॉफिट नहीं, ठीक है, टोटल बिक्री कितनी हुई। और विशेष राज्य के लिए ये 10 लाख और 20 लाख है। तो इस पे जाकर के जीएसटी बनवाएंगे, और बाद बाकी सीए के एग्जाम में जरूरी होता है, हमारे लिए नहीं। ठीक है, अब हमको ये देखना है कि जीएसटी के अंदर जो शामिल कर है, तो एक केंद्र वाला कर है और एक राज्य वाला कर है। तो कौन कौन सा टैक्स ऐसा है जो जीएसटी के अंतर्गत शामिल हो गया है, उसकी लिस्ट को हमने यहां पर रखा है। ठीक है, तो देखिए केंद्र वाले ऐसे कौन कौन से कर हैं जो जीएसटी में शामिल हो गए हैं और बाहर हैं। तो ये इतने सारे कर जो हैं वो बाहर हैं। इनकम टैक्स ये सब तो बाहर ही होगा क्योंकि ये डायरेक्ट टैक्स है। कस्टम ड्यूटी बाहर, ये सब जो है वो बाहर है। ठीक है, तंबाकू, तंबाकू भी जो है वो सामान्य तौर पर जो है वह आंशिक रूप से इसमें सम्मिलित है, कुछ इसमें कंडीशंस हैं। बाद बाकी जो केंद्रीय बिक्री दर सेल टैक्स था, डिओड्रेंट में जो अल्कोहल प्रयोग होता है वो देखेंगे तो वो भी जीएसटी में शामिल है। वस्तुओं पर उत्पाद शुल्क वो भी जीएसटी में शामिल है, और सर्विस टैक्स ये भी जीएसटी में शामिल है। तो कहने का मतलब है कि ये सब वैसे कर हैं जिनको जीएसटी में शामिल कर लिया गया है, और बाद बाकी जो वस्तुएं हैं वो वैसी हैं जिनको जीएसटी में शामिल नहीं किया गया है। क्लियर है, यहां तक कोई डाउट? जीएसटी में डाउट? तो अगर आपसे तंबाकू पूछेगा तो आप लिख लीजिएगा जीएसटी में शामिल। अब अंदर में उसका पूरा सीए नहीं बनना आपको, जेम्स बॉन्ड, तो आप इसको जीएसटी में शामिल है, ये लिख लीजिएगा। कस्टम ड्यूटी अभी भी शामिल नहीं है, इसीलिए जब आपको स्टार्टिंग में हम बताए हैं तो यहां ध्यान दीजिएगा, कस्टम ड्यूटी हमने कहा है कि हमको पढ़ना है। ये देखिए सीमा शुल्क शामिल नहीं है, ये हम पढ़ेंगे अभी। सीमा शुल्क को शामिल नहीं किया गया है, यहां पर स्पष्टता से वो चीजें लिखी हुई हैं। जो इंपोर्ट या एक्सपोर्ट पर, जैसे मान लो भारत के बाउंड्री में जो भी सामान घूमता है, घुसता है, उस पर जो है वो कस्टम ड्यूटी लगाया जाता है, वो इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, मान लेते हैं ऑस्ट्रेलिया से कोई सामान आ रहा है, भारत की बाउंड्री में जैसे ही घुसेगा तो उस पर कस्टम ड्यूटी लगेगा, तो वो इसमें शामिल नहीं है, वो अभी भी अलग से लग ही रहा है। ठीक है, वो इसमें शामिल नहीं है। से राज्य का भी ऐसे ढेर सारा टैक्स है जो इसमें शामिल नहीं है, जैसे राज्य का डायरेक्ट टैक्स तो शामिल नहीं है। 5 हाइड्रोकार्बन जीएसटी से बाहर है, आपको बता ही दिया। शराब नहीं, बिजली शुल्क बाहर है, रोड टैक्स बाहर है, पशु नाव खरीद परचेस टैक्स लगता है वो भी बाहर है। बाद बाकी वो शामिल है जीएसटी में, पशु नाव परचेस टैक्स, होर्डिंग वगैरह जो लगता है उसके लिए जीएसटी जो मिलेगा वो लगेगा। बाद बाकी जो है ये राज्य के में सम्मिलित है। तो इन सब टैक्सेस को, जैसे लॉटरी और जुए पर टैक्स, मनोरंजन टैक्स, होटल स्पा पर टैक्स, वस्तुओं पर जो वैट लगता है, अब ये सब अलग से नहीं लगेगा, बस एक लिखा रहेगा एसजीएसटी ऐसे। तो ये सब अलग से नहीं लगेगा, ये सब अब जीएसटी में ही आ गया। अब ये नहीं होगा कि अलग से एंटरटेनमेंट टैक्स लगेगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, एंट्री या ऑक्ट्रॉय टैक्स, बहुत बार ट्रक वरक जो माल आता था ना, तो जो है वो उस पर टैक्स लगाया जाता था जब अगर वो राज्य की सीमा में घुसता था, तो वो सब अब नहीं लगेगा। ठीक है, वो सब जो है वह अब नहीं लगेगा। क्लियर है? कोई भी वस्तु जब किसी एरिया में घुसती थी तो उस पर एंट्री टैक्स लगता था। कोई मान लो ट्रक वरक से घुसा तो वही बोलते हैं उसको ऑक्ट्रॉय, वो अब जीएसटी में शामिल हो गया, मतलब लगेगा लेकिन जीएसटी के अंदर ही आ गया वो। तो ये सब जो है ना ये अलग से अभी भी दिखेगा आपको, लेकिन नीचे वाला जो है वो उसमें बस एक जीएसटी लिखा हुआ दिखेगा, इतना परसेंट लग गया। जैसे आपने अभी ये बिल में देखा था ना, जैसे आपने अभी एक बिल में देखा, देखिए ऐसा, देखिए अब अलग से कुछ नहीं लिखता, बस आईजीएसटी लिख देगा। या फिर अगर हम सीजीएसटी वाला बिल देखेंगे तो उसमें देखिए, अगर ये सब तो आईजीएसटी वाला है, देखिए
आप लोगों ने बिल देखा भी होगा, ये तो आईजीएसटी वाला ही है। यहाँ देखिए ऐसे इस प्रकार से लगता है, ये सीजीएसटी और आईजीएसटी ऐसे दो अलग अलग, अब अलग अलग लगता है। बस अब अलग नहीं होता कि अब इंटरटेनमेंट टैक्स अलग लगा दे, नहीं, वो सब तो उसी में आ गया है, जीएसटी के अंदर ही आ गया है, तो उसके लिए अलग से टैक्स नहीं लगता है। ठीक है, इसके लिए अलग से टैक्स नहीं लगता है। क्लियर है जी? चलिए, अब हम लोग आ जाते हैं, तो ये हम लोगों ने जो जीएसटी वाला मामला था इसको देखने की कोशिश हम लोगों के द्वारा की गई है। अब हम लोग इसके आगे चलते हैं और आगे में चीजों को समझते हैं। अब देखिए, जो इस बार का बजट रहा है उसमें क्या मामला रहा है इसको समझते हैं। देखिए, अगर हम जीएसटी का कलेक्शन का रेवेन्यू देखें तो जीएसटी कलेक्शन जो है वो 2021 के बाद से, आप अगर देखेंगे इस पॉइंट के बाद से, यहां पर था कि बढ़ा था लेकिन 2021 में कोविड के समय घट गया था। उसके बाद से ये टर्निंग पॉइंट है, इसके बाद से लगातार जीएसटी का जो कलेक्शन है वह बढ़ रहा है। और जो ये 1.7 1.5 ये सब जो बता रहा है ये सब लाख करोड़ में है। ठीक है, तो जीएसटी का कलेक्शन पहले था, बढ़ रहा था, लेकिन 2021 में रुका था, कम हुआ था, फिर वापस से लगातार ही जीएसटी का कलेक्शन जो है वह बढ़ रहा है। इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो क्या है, कहा गया इसका, इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो देखिए, अगर हम बजट 2025-26 की बात करें या फिर अगर हम बजट 2024-25 की बात करें, यानी रीसेंट बजट की बात करें और इसके पहले साल के बजट की बात करें, तो सबसे ज्यादा जो आया था वो इनकम टैक्स से कलेक्शन हुआ था, फिर जीएसटी से, फिर कॉर्पोरेशन टैक्स से, एक्साइज से, कस्टम से और सर्विस टैक्स से। अभी आप कहोगे सर इसमें सर्विस टैक्स कहां से आ गया? सर्विस टैक्स तो जीएसटी में शामिल हो गया है, अभी आपको दिखाए थे, केंद्रीय सर्विस टैक्स जीएसटी में शामिल है। ठीक है, और इसके लिए आर्टिकल भी डिलीट कर दिया गया। तो ये पुराना जिसका सर्विस टैक्स बचा हुआ है ना, वो वाला सर्विस टैक्स अभी भी चल रहा है। ठीक है, तो ये पुराने वाले सर्विस टैक्स हैं बचे हुए, इसीलिए ये है। तो अगर आपसे ये ऑर्डर पूछ दे तो याद रखेंगे, आईजीसी यानी इनकम टैक्स, जीएसटी और कॉर्पोरेशन टैक्स, यही ऑर्डर है। सबसे ज्यादा रेवेन्यू या पैसा सरकार को इसी से आया है, सबसे ज्यादा पैसा। तो सरकार को सबसे ज्यादा पैसा किससे आया है? इसी से। तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए, अब हम लोग जो है वह देखने की कोशिश करते हैं कि जो अभी हाल में ही जीएसटी में बदलाव हुए वो क्या हुए हैं। तो जीएसटी में अभी हाल में जो सुधार हुआ है वह बेसिकली किस चीज पर हुआ है इसको समझते हैं। ठीक है, तो पहले 4 स्लैब हुआ करता था, 5, 12, 18 और 28। किस स्लैब में कौन सा आइटम रहेगा ये कौन डिसाइड करेगा? जीएसटी काउंसिल। जीएसटी से संबंधित सारी चीजों का निर्णय जीएसटी काउंसिल ही लेता है। ठीक है, अब क्या हुआ है कि अब ये 5, 12, 18 और 28 जो है वह 5% एसेंशियल गुड्स के लिए जो जरूरी वस्तुएं हैं, और 18% जो है वह अदर वस्तुओं के लिए, और वैसी वस्तुएं जो डीमेरिट है जिससे समाज को नुकसान पहुंचता है, जैसे टोबैको, शराब, शराब पर तो मान लो है ही नहीं, टोबैको वगैरह, उस पर जो है उसको डीमेरिट वस्तु कहते हैं। एक मेरिट वस्तु होती है, मेरिट वस्तु जिसका मतलब हुआ कि जो समाज के लिए फायदेमंद है। ठीक है, उस पर तो कम लगेगा, लेकिन जो डीमेरिट वस्तुएं हैं उस पर 40% लगेगा। यानी 5, 18 और 40, 5 बहुत जरूरी चीजों पर, 18 मतलब सामान्य वस्तुओं पर, और 40% डीमेरिट रेट, मतलब 40% जो है वो एकदम एक तरह से लग्जरियस आइटम, और जैसे टोबैगो, पान मसाला, इन सब पर 40% लगाया जाएगा। ठीक है, कुछ जो बहुत एसेंशियल आइटम्स थे, जैसे
जीवन बीमा, स्वास्थ्य बीमा, इस पर पूरे तरीके से जीएसटी को माफ कर दिया गया है। ये जो मिल्क है, पनीर है, इस पर भी अब जीएसटी नहीं लगाया जाएगा। जो छोटी गाड़ियां होती थी, टीवी, एसी, सीमेंट, ऑटो पार्ट्स, इस पर भी जो जीएसटी है वो 28% से 18% कर दिया गया है। और रिन्यूएबल एनर्जी के डिवाइसेस पर जीएसटी को 12% से 5% कर दिया गया है। ठीक है, तो ये अभी हाल में जीएसटी 2.0 जो की टैक्स रिफॉर्म है वो है। ठीक है, 33 जो लाइफ सेविंग ड्रग्स था उस पर, जो यानी जीवन रक्षक जो दवाइयां थी, उस पर जीएसटी को 0% कर दिया गया है। कैंसर और बहुत ही दुर्लभ जो बीमारियां होती हैं उन पर भी जीएसटी 0% कर दिया गया है। जो कृषि में मशीनें इस्तेमाल होती हैं जैसे ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, इन सब पर 5% कर दिया गया है। फर्टिलाइजर्स वगैरह पर भी जो है वो 5% कर दिया गया है। ठीक है, जीएसटी पे संबंधित कोई भी विवाद हो उसके लिए जीएसटी जो एपेलेट ट्रिब्यूनल है, यानी अगर आप अपील कर सकते हैं जीएसटी से संबंधित किसी भी विवाद के लिए, तो वह दिसंबर 2025 से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद मैंने यहाँ पर तस्वीर दिया है जिसमें आपको बता दिया है कि किस किस पर कितने % जो जीएसटी है वह लागू हो रहे हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी जी का जो है वो एक यहाँ पर आपको दिख भी रहा है कि जीएसटी जो रिफॉर्म है वो गिफ्ट होगा दिवाली के लिए, सबको दिवाली के लिए यह गिफ्ट जो है वह मिलेगा। तो दिवाली के अवसर पर ऐसा किया गया है, दिवाली के अवसर पर ऐसा किया गया है। तो ये लिस्ट को एक बार देख लेंगे और बस अब आइटम के हिसाब से ही समझ में आ जाएगा। ठीक है, आइटम के हिसाब से ही आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है जी, चलिए। तो अब इसके बाद जो है वह हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे। अब इसके बाद हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे। और आप लोगों को अब जो हमारा टैक्स बचा हुआ है तो अप्रत्यक्ष कर में, उसको हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। जैसे एक जो टैक्स है वो क्या है, एड वैलोरम टैक्स, और एक है स्पेसिफिक टैक्स पर यूनिट। एड वैलोरम टैक्स का मतलब क्या होता है, जो वस्तु के मूल्य पर लगाया जाता है। जैसे मान लो 1000 रुपए के जूस पर 35% टैक्स एक वस्तु के मूल्य पर लगेगा कि 1000 रुपए का जूस है, रुपया पे, ₹1000 पे। एक लगेगा नंबर्स पर कि 1000 सिगरेट पर मान लो 20% का टैक्स। तो यहां क्या है, सिगरेट के नंबर पर लग रहा है कि प्रति 1000 सिगरेट पर इतना लगेगा। तो स्पेसिफिक टैक्स पर यूनिट जो होता है वह नंबर पर लगता है, मात्रा पर, और ये जो है वह उसके दाम पर लगता है। जैसे आप गए तो लैपटॉप का दाम मान लेते हैं कि लैपटॉप का दाम है मान लो 10,000, तो 10,000 पर जो लगेगा वो एड वैलोरम है। और बोल देगा कि 10 लैपटॉप पर जो है वह 2,000 रुपए टैक्स, या 10 लैपटॉप पर 1,00,000 का टैक्स, ऐसा बोल दिया मान लो, या 10 लैपटॉप पर 2,500 रुपए का टैक्स, वो हो जाएगा स्पेसिफिक टैक्स पर यूनिट। तो उसमें क्वांटिटी है और इसमें जो है वह टोटल वैल्यू की बात है। ठीक है, इसके बाद है पिगोवियन टैक्स। पिगोवियन टैक्स जो है वह क्या होता है। ठीक है, तो पिगोवियन टैक्स समझने के लिए हमको सबसे पहले एक्सटर्नलिटी समझना होगा। एक्सटर्नलिटी का मतलब होता है कि किसी आर्थिक गतिविधि का ऐसा सकारात्मक या नकारात्मक असर जो तीसरे पक्ष, यानी मान लो कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है, मान लो सीमेंट का उत्पादन हो रहा है, अब इसमें जो तीसरा पार्टी है जिससे उसको कोई लेना देना नहीं है, उस पर इसका असर पड़ेगा।
जैसे मान लो सीमेंट का उत्पादन मान लेते हैं मेरे घर के बगल में हो रहा है, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है, वो इंडस्ट्री है, उसके मालिक होंगे, उसके वर्कर होगा, तो दो पार्टी हो गया, मालिक वर्कर। मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है, हम तो यहां बगल में रहते हैं, लेकिन उस सीमेंट इंडस्ट्री के चलते हम पर नकारात्मक असर हो सकता है क्या? तो हमको रेस्पिरेटरी बीमारी हो सकती है, हमको पॉल्यूशन फील हो सकता है, पर्यावरण को नुकसान हो सकता है। तो कहने का मतलब है कि बाह्यता का मतलब है कि कोई भी आर्थिक गतिविधि हो रही है तो जिसमें दो पक्ष ऑलरेडी है, जो तीसरा पार्टी है जिसको उसको कोई लेना देना नहीं है, उसको कोई ना कोई नुकसान हो जा रहा है, उसको जो है वह कोई ना कोई नुकसान हो जा रहा है। तो एक्चुअली इट इज जो है, यही जो है, इसी को हम कहते हैं बाह्यता। इसी को क्या कहते हैं? बाह्यता। यही जो है वह बाह्यता है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे। दूसरा है, दूसरा क्या है? दूसरा है जो, इसमें सीमेंट फैक्ट्री का एग्जांपल है, इसमें फायदा भी हो सकता है। मान लीजिए एक पार्क बन गया, तो उस पर तो हमको कोई लेना देना नहीं था, लेकिन पार्क बनने से हो सकता है कि किसी ने बनाया, किसी स्पेशल लोगों के लिए बनाया, लेकिन उससे फायदा यह होगा कि उससे पर्यावरण अच्छा रहेगा, अच्छा ग्रीन पार्क है। तो ये मामला है। तो इससे फायदा भी हो सकता है और इससे नुकसान भी आपको हो सकता है, दोनों हो सकता है। फायदा और नफा और नुकसान दोनों हो सकता है। समझ में आ रहा है? ठीक है, अब उसी से संबंधित है आर्थर सी पिगोन के द्वारा दिया हुआ पिगोवियन टैक्स। आर्थर सी पिगोन ने कहा, सुझाव दिया कि जिन कंपनियां या उत्पादों से समाज को नुकसान होता है उन पर एक अतिरिक्त टैक्स लगाना चाहिए, जिसको हम पिगोवियन टैक्स कहेंगे। जैसे सीमेंट फैक्ट्री से नुकसान हो रहा है तो उस पर एक अतिरिक्त टैक्स लगना चाहिए, जिसको हम पिगोवियन टैक्स कहेंगे। तो ये इनके द्वारा कहा गया। ठीक है, जैसे शराब, सिगरेट, ये सब। अगला क्या है? अगला है विंडफॉल टैक्स। विंडफॉल टैक्स जो है ना, वो अचानक कोई मुनाफा हो जाए, कोई फायदा हो जाए, इस पर जो टैक्स लगता है, इसको कहती है सरकार कि मान लीजिए आपको अचानक फायदा हो गया, लॉटरी में जीत गए आप, या फिर अचानक से तेल कंपनियों को फायदा हो गया। मान लेते तेल कंपनी जो है वो रिफाइंड तेल बेच रही थी बाहर, अचानक से फायदा ये हो गया कि अचानक से तेल का दाम बढ़ गया, तो कंपनियों को फायदा मिल जाएगा, क्योंकि उनका कॉस्ट तो नहीं बढ़ा लेकिन दाम जो है बढ़ गया। तो उस केस पर सरकार कहती है कि उस पर एक एक्स्ट्रा टैक्स लगाया जाएगा। उस टैक्स को कहा जा रहा है विंडफॉल टैक्स। तो अचानक हुए मुनाफे पर जो टैक्स लगता है उसको हम कहते हैं विंडफॉल टैक्स। ठीक है, विंडफॉल टैक्स। अब एक है सीमा शुल्क। सीमा शुल्क क्या है? कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी कस्टम एक्ट के तहत लगाया जाता है। कस्टम एक्ट 1962 में आया था, जैसे इनकम टैक्स एक्ट 1961 का है, कस्टम एक्ट 1962 का है। इसके तहत क्या होता है? आयात और निर्यात के समय वस्तुओं और सेवाओं पर लगेगा। जैसे मान लो भेज भी रहे हैं तो भारत की सीमा से बाहर जा रहा है तब भी, भारत की सीमा में घुस रहा है तब भी। ठीक है, क्लियर है? बजट 2000 जुलाई 2024 में लैब के केमिकल्स पर जो सीमा शुल्क था वो 10% से बढ़ाकर 150% कर दिया गया था, और वैज्ञानिकों ने फिर विरोध किया, जिसके बाद फिर वापस से ये 10% किया गया। और भी ढेर सारी चीजों पर, जैसे एक इथेनॉल था, औद्योगिक ग्रेड इथेनॉल, उस पर भी जो है ना वो 150% कर दिया गया था, लेकिन उस पर अभी भी लागू है। तो कस्टम ड्यूटी मतलब सीमा पर लगने वाला शुल्क। ठीक है, जैसे ही सीमा पर वस्तुएं इधर उधर जाएंगी, वह शुल्क जो है वह लग जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? जैसे ही सीमा पर से वस्तुओं का आदान प्रदान होगा, मतलब व्यापार होगा, वैसे ही जो है वह यह टैक्स लग जाएगा। ठीक है, याद रहेगा।
चलिए, तो अब जो है वो हमारा अगला जो टॉपिक है, हमने आपको कहा था कि जैसे ही हम ये पढ़ लेंगे उसके बाद हम राजकोषीय नीति को पढ़ेंगे। तो हमारा जो था वो यही था कि इसके बाद हम राजकोषीय नीति को पढ़ेंगे। तो अब हमारा जो टारगेट रहेगा वो रहेगा राजकोषीय नीति। ठीक है, अब हमारा जो टारगेट रहेगा वो रहेगा राजकोषीय नीति। तो अब हम आते हैं राजकोषीय नीति पे। अब देखिए, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि राजकोषीय नीति क्या होता है। तो सरकार के द्वारा सब्सिडी, कर, विनिवेश इत्यादि से संबंधित लिया गया निर्णय। तो सरकार के द्वारा सब्सिडी, कर, विनिवेश इत्यादि से संबंधित लिया गया निर्णय, यह क्या कहलाता है? राजकोषीय नीति। हम इसको कहते हैं राजकोषीय नीति। ठीक है, अब अगर देखा जाए तो अ सेट ऑफ डिसीजन taken by government for subsidy, tax, disinvestment, etc. तो सेट ऑफ डिसीजन यानी निर्णयों का एक सेट, ग्रुप, जिसके माध्यम से सरकार निर्णय लेती है। किससे? बजट से संबंधित, सॉरी टैक्स से संबंधित, कि टैक्स को कम करें, बढ़ाएं, ठीक है, या फिर सब्सिडी से संबंधित, विनिवेश से संबंधित, इन सब से संबंधित। अब यहाँ एक शब्द है सब्सिडी और एक शब्द है विनिवेश। तो सब्सिडी तो आप समझते हैं, जब सरकार जो है वह कुछ, जैसे मान लो गैस में सब्सिडी मिलता है कि 400 का गैस मान लो 1000 का है तो 200 रुपया सब्सिडी दे दिया गया, तो आपको 800 रुपया ही लगेगा। तो सब्सिडी तो आप सबके लिए आसान बात है। लेकिन विनिवेश का मतलब क्या होता है? क्योंकि सरकार इससे संबंधित जो निर्णय लेती है, कहती है कि राजकोषीय नीति में हम इन सारी चीजों से संबंधित निर्णय लेते हैं। तो ये सरकार यहां निर्णय ले रही है। अब लागू अलग तरीके से होगा, यहां निर्णय लेना है, ठीक है, यहां पर पॉलिसी बनानी है। तो यहां एक शब्द है विनिवेश, जिसको हम कहते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। इसको क्या कहते हैं? डिसइन्वेस्टमेंट। तो एक तो डिसइन्वेस्टमेंट है और एक शब्द होता है रणनीतिक विनिवेश। स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट। एक होता है विनिवेश और एक होता है स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट। ठीक है, विनिवेश का मतलब क्या है? सरकार के द्वारा अपनी संपत्ति को बेचा जाना। ठीक है, सरकार अपनी संपत्ति बेचती है, या फिर सरकार अपनी शेयरधारिता बेचती है। तो गवर्नमेंट सेल्स हिज ओन एसेट, या फिर गवर्नमेंट अपने शेयर होल्डिंग्स को मिनिमाइज करती है। तो ये हो गया डिसइन्वेस्टमेंट। दूसरा जो है वो है स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट। देखो, एक होता है कि ठीक है भाई, सरकार का शेयर उसमें 100% था, सरकार ने 20% बेच दिया, तो सरकार अभी भी मालिक है, गवर्नमेंट इज स्टिल द ओनर। तो ये जो डिसइन्वेस्टमेंट है, इसमें सरकार मालिक बनी रहती है,
अपनी संपत्ति को बेच दिया। लेकिन संपत्ति को बेचने का मतलब ये थोड़े कि पूरा बेच दिया। हो सकता है कि मान लेते हैं कि मेरी किसी कंपनी में, सरकार की कंपनी थी, पूरे तरीके से सरकार की हिस्सेदारी थी, 100% मालिक सरकार थी, सरकार ने 20% बेच दिया, तो 80% मालिक अभी भी सरकार है, 20% जिसको बेचा है वो है। लेकिन अभी भी अल्टीमेट मालिक कौन है? तो भैया सरकार ही है, क्योंकि 50% ज्यादा सरकार के पास है। तो इसमें जो है वह सरकार, गवर्नमेंट इज स्टिल द ओनर, गवर्नमेंट हैज स्टिल ओनरशिप। सरकार के पास ही जो है वह मालिकाना हक होता है। इसमें सरकार के पास मालिकाना हक होता है, स्वामित्व होता है। ये जो है ये नहीं है, इसमें भी सरकार अपनी संपत्ति बेचती है, लेकिन यह एक तरह से सरकार अब मालिक नहीं रह जाती। यानी यह एक तरह से क्या है? प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण। सरकार अब, सरकार इसमें, सरकार का स्वामित्व तो नहीं रहता। गवर्नमेंट इज, या फिर ऐसे लिख सकते हैं कि प्राइवेट बॉडी इज नाउ ऑनर। अरे क्या हो गया? तो ऑनरशिप किसके पास चला जाता है? प्राइवेट बॉडी के पास। ऑनरशिप गोज टू द प्राइवेट बॉडी। तो सर दोनों में संपत्ति बेचता है, लेकिन एक में सरकार मालिक रहती ही है, और ये वाला जो है इसमें सरकार मालिक नहीं रह जाती। जैसे मान लेते हैं 100% सरकार के पास था, सरकार ने 70% बेच दिया, तो 30% सरकार है, लेकिन मालिक कौन हो गया? जिसको बेचा वो, यानी प्राइवेट कोई बॉडी। ठीक है, तो गवर्नमेंट ओनरशिप, प्राइवेट बॉडीज ओनरशिप। ओनरशिप किसके पास चला गया? इन द हैंड ऑफ प्राइवेट बॉडी। इन द हैंड ऑफ प्राइवेट बॉडी। कोई दिक्कत है? ठीक है जी। अब आइए, अब हमारा एक चीज है, इसको हम लोगों को करना है। क्या है? देखिए, अब हम लोग थोड़ा सा समझते हैं बजट के बारे में, मतलब एक तरह से राजकोषीय नीति। तो राजकोषीय नीति क्या है? राजकोषीय नीति जो है यह वैसी नीति है जो सरकार के द्वारा बनाई जाती है, और इसमें सरकार टैक्स बढ़ाना है, कम करना है, सब्सिडी बढ़ानी है, कम करनी है, इन सब से रिलेटेड जो है वो सरकार निर्णय लेती है। अब सरकार तो इसमें निर्णय ले रही है फिजल पॉलिसी में। राजकोषीय नीति का अंग्रेजी क्या है? फिजल पॉलिसी। सरकार जो है वो इसमें निर्णय ले रही है, लेकिन राजकोषीय नीति लागू कैसे होता है, इंप्लीमेंट कैसे होगा? तो राजकोषीय नीति लागू होता है बजट के माध्यम से। ठीक है, तो राजकोषीय नीति लागू होगा बजट के माध्यम से। राजकोषीय नीति लागू होगा बजट के माध्यम से। तो फिजल पॉलिसी
It is implemented by, fiscal policy is implemented using budget. राजकोषीय नीति लागू होगा बजट के माध्यम से। नीति तो बनाई गई, अब उसको इंप्लीमेंट कैसे करते हैं? बजट में। बजट में क्या बोलते हैं? टैक्स बढ़ाएंगे, सरकार अपनी संपत्ति को बेचेगी, तो ये सब लागू होता है बजट के माध्यम से। ठीक है, जैसे मॉनेटरी पॉलिसी लागू होता था मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स के माध्यम से, इसी तरीके से ये जो है ये लागू होता है बजट के माध्यम से। ठीक है, अब यहां सवाल ये उठता है कि भाई बजट होता क्या है? सबसे पहले तो बजट होता क्या है ये समझते हैं। तो बजट होता क्या है? तो देखिए, बजट शब्द का संविधान में उल्लेख नहीं है। संविधान में किसका उल्लेख है? एनुअल फिनेंशियल स्टेटमेंट का। संविधान में किसका उल्लेख है? एनुअल फिनेंशियल स्टेटमेंट का। तो बजट शब्द का तो उल्लेख है भी नहीं। वार्षिक वित्तीय विवरण। तो बजट is not mentioned in constitution. बजट जो शब्द है उसको कॉन्स्टिट्यूशन में वो शामिल नहीं है। बजट वर्ड इज नॉट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या मेंशन्ड है? एनुअल फिनेंशियल स्टेटमेंट इज मेंशन्ड। एनुअल फिनेंशियल स्टेटमेंट जो शब्द है उसका विवरण तो है, लेकिन बजट शब्द का कोई विवरण नहीं है। बजट शब्द का कोई विवरण नहीं है। ठीक है, तो वार्षिक वित्तीय स्टेटमेंट, वार्षिक वित्तीय विवरण संविधान में वर्णित है। ठीक है, तो बजट शब्द संविधान में नहीं है। अब बात ये उठता है कि बजट जो है इसमें होता क्या है? तो आपने देखा एनुअल फिनेंशियल स्टेटमेंट क्या है? वार्षिक वित्तीय विवरण। तो तीन शब्द है, एक क्या है? एनुअल, वार्षिक। तो वार्षिक का मतलब है एक वित्त वर्ष, एक वित्त वर्ष, यानी 1 अप्रैल से 31 मार्च, जो भी ले लें आप। वित्तीय का मतलब क्या हुआ? कितना आएगा, कितना रिसीट होगा, प्राप्ति कितनी होगी, और कितना एक्सपेंडिचर है यानी खर्चा कितना होगा। और विवरण मतलब उसका लेखा जोखा। तो एक वित्त वर्ष में कितनी प्राप्ति, और समझ याद रखिए बजट जो है ना वो भविष्य की बात है। बजट जो है वह भविष्य की बात है कि एक वित्त वर्ष में कितना इनकम आएगा और कितना खर्चा हम करेंगे, इसका एक यह बेसिकली अनुमान है। तो एक वित्त वर्ष में कितना खर्चा होगा और कितना प्राप्ति होगी, इसका यह अनुमान है। तो बजट बेसिकली एक अनुमान है जिसमें एक वित्त वर्ष में कितना खर्चा होगा और कितनी प्राप्ति होगी। क्योंकि देखिए अगर बहन की शादी का बजट बनाया जाता है तो शादी से पहले बनाया जाता है, कितना खर्चा होगा बहन की शादी में और इतना इनकम हमको आएगा अलग अलग उपहारों से या फिर जो भी जो पैसा वैसा मिलता है शादी में, लिफाफा। तो कितना इनकम हमको होगा और कितना खर्चा होगा ये हम पहले ही डिसाइड करते हैं। तो इसका मतलब एक अनुमान लगाते हैं। हो सकता है कि हमने जो डिसाइड करा है वो पूरा ना हो, और हो सकता है कि हमने जो खर्च करा है, जो खर्च का सोचा है वो भी पूरा ना हो,
हो सकता है ज्यादा खर्च हो सकता है जितना सोचा है उससे कम खर्च हो सकता है जितना इनकम सोचा है उससे ज्यादा आ जाए, हो सकता है जितना इनकम सोचा है उससे कम आ जाए, क्योंकि ये सारा कुछ अनुमान है। आप अपनी बहन की शादी का कितना खर्च होगा, कितना इनकम आएगा, इसका अनुमान ही लगा सकते हैं। एग्जैक्ट फिगर तो शादी होने के बाद पता चलेगा। तो बजट एक अनुमान है, इसमें एक वित्त वर्ष में कितना खर्च होगा और कितनी प्राप्ति होगी इसका पता चलता है। तो यह एक बेसिकली अनुमान है और कुछ नहीं। तो बजट जो है वह एक अनुमान है और कुछ नहीं है। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब हम ये चीज देख लेते हैं कि बजट कितने प्रकार का है। तो बजट कितने प्रकार का होता है? एक, दो प्रकार का होता है। एक, तो यानी अब इसको अगर हम डेफिनेशन में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, एक वित्त वर्ष में सरकार की कुल प्राप्ति तथा खर्च का अनुमान। कुल प्राप्ति तथा खर्च का अनुमान, ठीक है। तो इट इज एन एस्टिमेटेड receipt and expenditure for a one financial year। FY मतलब फाइनेंशियल ईयर, रिसिप्ट एंड इनकम, कितनी प्राप्ति हुई और कितना खर्चा हुआ इसका अनुमान है, ठीक है। अब हम देखते हैं बजट ना दो प्रकार का होता है। एक क्या होता है जिसको हम कहते हैं रेवेन्यू बजट, क्या कहते हैं, रेवेन्यू। और एक होता है, जैसे शादी का बजट होता है ठीक उसी प्रकार का है, एक होता है कैपिटल बजट, पूंजीगत बजट। एक होता है पूंजीगत बजट और एक होता है राजस्व बजट। एक होता है पूंजीगत बजट और एक होता है राजस्व बजट, ठीक है। अब जो राजस्व बजट है, तो राजस्व बजट है तो खर्च, तो बजट का मतलब आय और व्यय, तो एक होगा राजस्व आय और एक होगा राजस्व व्यय, और एक होगा राजस्व व्यय। तभी हम देखेंगे कि कौन सी चीज राजस्व आय में आती है, कौन सी चीज राजस्व व्यय में आती है। और पूंजीगत बजट है तो एक होगा पूंजीगत आय या पूंजीगत प्राप्ति भी बोल सकते हैं उसको, और दूसरा पूंजीगत व्यय। ये तो ये है रेवेन्यू इनकम या रेवेन्यू रिसीट, इसको रिसीट भी बोल सकते हैं, पी साइलेंट होता है इसमें, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर।
और ये है कैपिटल इनकम और कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब जैसे मान लेते हैं कि हमने बहन की शादी करी, तो हमने बोला भैया मेरा कुछ खर्चा है, समियाना का, टेंट का, खाने का, और कुछ इनकम है, मान लो उपहार से आएगा, कोई उधार दे देगा। तो जो इनकम है और खर्चा है, हमारा एक खर्चा है, एक इनकम होता है, शादी में ऐसा होता है। लेकिन सरकार के पास इनकम के दो स्रोत हैं, कौन कौन सा? एक कैपिटल और एक रेवेन्यू। और सरकार के पास खर्च भी दो तरीके से होता है, एक रेवेन्यू और एक कैपिटल। अब हम देखते हैं कि कैपिटल में कौन कौन आता है और रेवेन्यू में कौन कौन आता है। तो अगर हम देखें तो रेवेन्यू में कौन कौन आता है, तो कर वाला जो मामला है, कौन सा वाला? कर वाला। तो जो कर वाला मामला है, टैक्स वाला, वो रेवेन्यू में आता है। और जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू खर्चा में क्या आता है? सरकार, खर्च का मतलब सरकार खर्च कर रही है, और आय का मतलब जो सरकार को आ रहा है। तो कर वाला आय या फिर गैर कर आय। गैर कर आय का मतलब होता है कि वो कर नहीं होता लेकिन सरकार को आय मिलता है। जैसे मान लीजिए कि सरकार को कोई आय आया, जैसे मान लेते पासपोर्ट ऑफिस में आप पासपोर्ट बनाने गए तो सरकार को आय मिला। ट्रैफिक का सिग्नल आपने तोड़ दिया, आपको फाइन लगाया गया, वो भी आप सरकार का आय है। सरकारी आप म्यूजियम में जाते, वहां पर जो पैसा मिला वो भी सरकार का आय है। तो ये टैक्स वाला नहीं है, ये नॉन टैक्स है। तो ये सब नॉन टैक्स में ये पैसा आता है, और ये पैसा टैक्स के अंदर आता है, ठीक है। तो एक नॉन टैक्स में आता है और एक पैसा टैक्स के अंदर आता है। तो ये टैक्स के अंदर आएगा डायरेक्ट, मतलब इसलिए मैंने आपको बोला था कि टैक्स पढ़ने के बाद ही इस पे आएंगे, क्योंकि टैक्स का पैसा हम इस वाले में शामिल करते हैं। तो इन डायरेक्ट टैक्स में क्या आएगा? इनकम टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स। इनडायरेक्ट में जीएसटी, कस्टम, ये सब। नॉन टैक्स रेवेन्यू में क्या शामिल होगा? नॉन टैक्स रेवेन्यू में वो पैसा शामिल होगा जो सरकार कर के तौर पे नहीं ले रही है लेकिन फिर भी सरकार को मिलता है। जैसे पासपोर्ट वाला जो मैंने बताया, ये सब आएगा। सरकार को अगर मान लेते हैं कहीं से कोई लाभांश मिला, ठीक है, सरकार को किसी सरकारी कंपनी से प्रॉफिट मिला, वो सब आएगा। सरकार को कहीं से ब्याज मिला, सरकार को मान लेते हैं किसी ने ग्रांट दे दिया। ग्रांट का मतलब क्या होता है? ग्रांट का मतलब होता है कि जो दिया फिर लेंगे नहीं। जैसे मामा के यहाँ जाते हैं मिठाई खाने के लिए, वो पैसा ग्रांट है, और उधार जो देगा वो तो वापस लेगा। तो ग्रांट का मतलब उधारी नहीं है। जैसे मान लेते हैं हमारी दशा को देख करके हमने अमेरिका ने हमको ग्रांट दे दिया, ऐसा, ठीक है। या फिर अगर कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज बेचेगा सरकार, जैसे मान लो इंडिया ईयर बुक बेच रही है, उससे पैसा आएगा, वो सब इसी में आएगा, ठीक है। इसके अलावा खर्चा में क्या होगा? सरकार जो इंटरेस्ट पे करेगी, मान लो सरकार ने किसी से लोन लिया है तो उसका जो ब्याज पे करेगी वो खर्चा है। सरकार अगर सब्सिडी देगी तो भी खर्चा है सरकार का। सरकार जो रक्षा पे खर्च करती है, सरकार जो लोगों को, सरकारी लोगों को पेंशन और सैलरी देती है, ये भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आता है, ठीक है। कैपिटल रिसीट में क्या आता है? ये डेट का मतलब होता है उधारी। जो सरकार ने कितनी उधारी ली, और उधारी दो तरीके से ली जा सकती है। एक होता है आंतरिक उधारी और एक होता है बाह्य उधारी। आंतरिक उधारी है जो सरकार मान लेते हैं आरबीआई वगैरह से या जनता से बॉन्ड के माध्यम से ले, जनता को बॉन्ड बेचे और उससे जो पैसा मिले, तो ये तो उधारी है सरकार ले रही है, क्योंकि भविष्य में सरकार को ये पैसा देना पड़ेगा। आप पोस्ट ऑफिस में जो सेविंग्स का जो स्कीम खरीदते हैं, वो भी कहीं ना कहीं सरकार को आप क्या दे रहे हैं? पैसा। सरकार को पैसा दे रहे हैं, वो उधार है सरकार का, बाद में सरकार उसको लौटाएगी, ठीक है। जैसे आप मान लो जो आपका पीएफ वगैरह कटता है, वो भी सरकार के लिए क्या है? उधारी। आपको सरकार को बाद में लौटाना पड़ेगा। तो सरकार जिस जिस माध्यम से लोगों से भी पैसा लेती है, जिसको बाद में सरकार लौटाती है, वो भी उधारी है। और दूसरा उधारी कौन सा है? दूसरा उधारी है जो आरबीआई वगैरह से ले सकती है। एक्सटर्नल का मतलब है जैसे मान लो वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ से जो उधारी ले ली, ये सब, तो ये है उधारी। दूसरा पूंजी प्राप्ति कहां से हो सकती है? उसको गैर उधारी, उधार नहीं है लेकिन फिर भी खतरनाक है। जैसे सरकार अपनी संपत्ति को बेचेगी, तब भी उधारी, तब भी पूंजीगत में आएगा। सरकार मान लेते हैं लोन्स को रिकवर करेगी। मान लो सरकार ने किसी को लोन दिया था, जैसे मान लो सरकार बांग्लादेश की सरकार को लोन दी है, वो भी इसमें आ जाएगा। सरकार ने अगर बिहार सरकार को लोन दिया है, वो भी इसमें आ जाएगा। तो इसमें उधारी और गैर उधारी शामिल होता है। चूंकि इसमें उधारी का कंपोनेंट है, इसीलिए कैपिटल रिसीट को अच्छा नहीं माना जाता है।
तो अगर आपसे कोई पूछे इंटरव्यू में कभी कि भाई एक बात बताइए कि सरकार अपने बजट को कैसे बेहतर बना सकती है, तो आप बोलेगा देखिए बजट को बेहतर बनाने का उपाय यही है कि चाहे तो इनकम ज्यादा करो और चाहे खर्चा कम करो, यही तो होगा। तो इनकम ज्यादा करोगे, जैसे मान लेते हैं कि आपका इनकम है 100 रुपए और खर्चा हो गया 150, तब तो अच्छा नहीं है आपका बजट। तो चाहे तो आपका इनकम ज्यादा करना होगा, जो 150 है 100 रुपए इनकम कर रहे थे आप, तो इसमें क्या है, चाहे तो इनकम है ये और ये खर्चा है, तो उपाय है चाहे तो इसको बढ़ा लो, और दूसरा उपाय है कि इसको कम कर लो। तो चाहे तो इनकम बढ़ा लो, एक्सपेंडिचर कम कर लो। तो फिर पूछेगा कि ठीक है तो सरकार का तो 2 इनकम होता है, कौन सा इनकम को बढ़ाना चाहिए, तो सरकार को कौन सा इनकम बढ़ाना चाहिए, तो सरकार को ये वाला इनकम बढ़ाना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये वाले इनकम में कोई उधारी वाला पैसा नहीं है। उधार लेकर के अगर आपको इनकम बढ़ाना है या संपत्ति बेच करके इनकम बढ़ाना है, तो उससे कोई आपको कोई बहुत बड़ा बाहुबली थोड़े कहलाएंगे। ये वाला इनकम अच्छा होता है, ठीक है। और खर्चा कौन सा है, खर्चा में ये है लोन्स गिवन और कैपिटल। जैसे मान लेते हैं केंद्र सरकार ने राज्यों को लोन दिया, ठीक है, तो वो किस में आएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर में। केंद्र सरकार ने जो है वह रोड सड़क इन सब निर्माण पर खर्चा किया, ये किस में आएगा, ये भी आएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर में। तो ये जो खर्चा है ना ये वाला अच्छा है, ये वाला अच्छा नहीं है, क्योंकि इसमें तो मुफ्त की रेवड़ियां हैं, सब्सिडी वगैरह इसमें शामिल है। तो इनकम में रेवेन्यू वाला अच्छा माना जाएगा और खर्चा में कैपिटल वाला अच्छा माना जाएगा, क्योंकि कैपिटल वाले खर्चे से रोड सड़क पोर्ट इसका निर्माण होता है। कैपिटल एसेट, कैपिटल एसेट का मतलब है वैसी संपत्ति जो भविष्य में रोजगार और उत्पादन को बढ़ावा देगी। जैसे रोड सड़क ये सब भविष्य में बनेगा तो कहीं ना कहीं उससे रोजगार और आने वाले समय में वहां पर कंपनियां आएंगी तो उससे उत्पादन भी बढ़ेगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो मेरे कहने का मतलब है कि इनकम में कौन सा अच्छा, ये वाला, तो ये अच्छा। और खर्च ही अगर करना है तो ये वाला खर्च करो। कौन सा, ये नहीं, ये वाला, क्योंकि इससे कैपिटल एसेट्स का निर्माण जो है वह होगा, कैपिटल का निर्माण जो है वह इससे होगा, ठीक है। सरकार जो ग्रांट देती है वो भी इसी में आता है, तो इसमें एक और लाइन लिख लो, ग्रांट। तो देखो जो ग्रांट सरकार को मिलेगा वो तो इनकम है, वो तो इनकम में आ जाएगा। जो ग्रांट सरकार दे रही है वो इसमें आता है। जो ग्रांट सरकार देगी, मान लो केंद्र सरकार ने बिहार की सरकार को कुछ ग्रांट दे दिया, अनुदान की, ठीक है भाई तुमको दे दिए, चलो 1 आध लाख करोड़ तुमको दे दिए, 50,000 करोड़ दे दिए, वो जो ग्रांट देगी वो इसमें आएगा, क्योंकि वो खर्चा है। तो देखो सबसे पहले तो ये आपको डिसाइड करना होगा कि कौन सा खर्चा है और कौन सा इनकम है। तो आप ये सोचना, बीच में सरकार को रख लेना। अब सोचना सरकार क्या कर रही है, सरकार सैलरी दे रही है तो क्या है, खर्चा। सरकार डिफेंस पर खर्च कर रही है, क्या है, खर्चा। सरकार इंटरेस्ट दे रही है, क्या है, खर्चा। सरकार ग्रांट दे रही है, क्या है, खर्चा। अब आ जाओ, सरकार लोन वापसी ले रही है, क्या है, इनकम। सरकार को इंटरेस्ट मिल रहा है, क्या है, इनकम। सरकार को टैक्स मिल रहा है, क्या है, इनकम। तो जो खर्चा है और जो इनकम है उसमें सरकार को बीच में रख करके आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि खर्चा और इनकम कौन कौन सा है, ठीक है। तो ग्रांट देना सरकार का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, सरकार का एक खर्चा है। तो यहां तक अगर समझ में आ गया है तब फिर हम लोग घाटे के प्रकार में जाएंगे। यहां तक अगर समझ में आया है तो फिर हम लोग घाटे के प्रकार में जाएंगे। ठीक है, चलिए। तो अब हम आते हैं घाटे के प्रकार में। अब एक बात बताइए,
अगर हमसे ये कोई पूछ दे कि सरकार ने कितना उधारी लिया है, ठीक है, तो वो आप कैसे निकालिएगा? अगर कोई हमसे ये पूछ दे कि सरकार ने कुल कितनी उधारी ली है, तो ये आप कैसे निकाल पाएंगे सरकार की कुल उधारी? तो यानी कहने का मतलब है ये वाला पोर्शन, कहने का मतलब है ये वाला पोर्शन, सरकार की कुल उधारी कौन सी है? ये वाली, ये आपको निकालना है। तो कैसे निकलेगा ये समझना है आपको कि ये वाला पोर्शन जो है वो सरकार का आप कैसे निकाल पाइएगा, जिसको हम फीजल डेफिसिट कहते हैं, वो कैसे, इसी को हम फीजल डेफिसिट कहते हैं। तो ये भैया कैसे निकलेगा ये आपको बताना है, ये कैसे निकलेगा ये आपको बताना है। तो मान लीजिए कि जैसे इसमें एक तस्वीर थी हमारी पास, उसको मैं थोड़ा सा दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे मान लीजिए आ गया, इस तस्वीर को अगर आपको दिखा दें तो इससे आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। एक मिनट, नहीं मिलेगा तो फिर देख लेंगे, पहले इसको कोशिश एक बार करते हैं देखने की, अगर मिल गया तो बहुत अच्छा। चलिए, ये कहाँ है नहीं पता, अब देखते हैं। सबसे पहले देखो, सबसे पहले हम देखते हैं, इसी से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए ये जो है रेवेन्यू रिसीट, सबसे पहले तो हम रेवेन्यू रिसीट पे आते हैं। मान लेते हैं कि ये जो हमारा रेवेन्यू रिसीट है, ये है कितना हमको टैक्स से पैसा आया, वो लगभग है 34 लाख करोड़। कितना है? 34 लाख करोड़। ठीक है, ये है 34 लाख करोड़ जो हमको आया है टैक्स से पैसा, उसमें टैक्स और गैर टैक्स दोनों है, 34 लाख करोड़ टोटल आया है। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें, ये इनकमिंग है, इसके बाद अगर हम देखें तो हमारा खर्चा कितना है, तो मान लीजिए 39 लाख करोड़। कितना है? 39 लाख करोड़, ये रेवेन्यू वाला है। ठीक है, और 39 लाख करोड़ में जो सबसे ज्यादा खर्च हुआ है वह इंटरेस्ट पेमेंट में होता है 12 लाख करोड़। कितना? 12 लाख करोड़। ये मैं सूची आपको दूंगा किसमें क्या क्या होता है, अभी हम बस समझ रहे हैं कितना खर्चा हुआ कितना इनकम आया। ठीक है, ये ग्रांट्स था जो डिलीट हो गया था। ये है कैपिटल रिसीट। अब कैपिटल रिसीट में कितना है, तो कैपिटल रिसीट में है 16 लाख करोड़, और ये है 11 लाख करोड़, और 16 में ये जो है ये लगभग है 10 लाख करोड़, और ये है 6 लाख करोड़। ठीक है, 6 लाख करोड़। और अगर वैसे देखा जाए तो टैक्स वाला है 29 लाख और ये है 5 लाख, तो टोटल मिल करके 34 लाख करोड़ है। तो 10 लाख और 6 लाख, ऐसा कुछ है सिस्टम। ठीक है, क्लियर है? 10 लाख, ओके सॉरी 10 लाख नहीं है एग्जैक्ट, इसको मैं, ये एग्जैक्टली यही वैल्यू भी है, इसीलिए मैं इसको थोड़ा सा इसको चेंज कर देता हूं। ये लगभग है 15 लाख करोड़ और ये लगभग है 1 लाख करोड़, तो टोटल 16 हो गया। ये 11 है, ये 39 है और ये 34 है। 34 में ये 29, ये 5। जो समझाना चाह रहा हूं वो समझिए। तो एक बात बताइए, देखिए टोटल खर्चा कितना हुआ, तो 39 लाख करोड़ और प्लस 11 लाख करोड़। खर्चा तो टोटल कौन सा होगा, टोटल खर्चा हम इसी को बोलेंगे। तो 39 प्लस 11 50 होगा। टोटल इनकम कितना होगा, तो सर 34 और प्लस 16 50, यानी टोटल खर्चा और टोटल इनकम बराबर है। टोटल खर्चा
और टोटल इनकम बराबर है 50 और 50। तो क्या ये टोटल खर्चा और टोटल इनकम बराबर था या कर दिया गया, इसको समझिए। तो एक शब्द में उत्तर है कि बराबर कर दिया गया। तो कैसे भाई? तो ऐसे कि भाई उधारी का पता तो नहीं होता है ना पहले। सर समझे नहीं? मैं कह रहा हूं कि मान लीजिए आप अपनी सिस्टर की शादी करना चाहते हैं, उसके लिए आप बजट बनाए, तो आप कितना उधार लेंगे ये आपको पहले कैसे पता चलेगा? नहीं पता चलेगा। पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा? पहले आपको निकालना पड़ेगा इनकम, कि कितना मेरा आय होगा। तो आपने मान लो आय निकाला 2000 रुपए। फिर आपको निकालना पड़ेगा खर्चा। तब आपको पता चला खर्चा 2300 रुपए का है या 2 लाख का है मान लो, और खर्चा 2,30,000 का है। ठीक है, ये पता चलेगा। और इसके बाद आपको पता चलेगा कि हम ₹30,000 है माइनस में, और इतना आपको लेना पड़ेगा उधारी। जब इतना आप उधारी ले लेंगे तब क्या होगा? उधारी के बाद देखेंगे तो आपका इनकम कितना दिखेगा? 2 लाख और प्लस 30,000 उधारी। और खर्चा तो आपका 2,30,000 है, ये है। तो अल्टीमेटली हो जाएगा 0। तो ये जो 0 हुआ, ये पहले हुआ था क्या? नहीं। ये कब हुआ? आपने जब उधारी ले लिया तो उस आय को शामिल कर लिया, फिर बोला आपने कि 2,30,000 मेरा हो गया टोटल, और 2,30,000 खर्चा है, हो गया। यानी उधारी जो है वो सबसे अंत में लिया जाता है, जब इनकम और एक्सपेंडिचर का जो बैलेंस बचता है उस पे। आप लोग भी जो मंथ में उधारी मांगते हैं पापा से तो नहीं मांगते होंगे, किसी दोस्त से तो कब मांगते हैं? पहले ही मांग लेते हैं मंथ के? नहीं, आप कब मांगते हैं? जब आपको पता हो तो पहले मांगते होंगे, लेकिन आपको यह पता होता होगा कि पापा से आएगा 10,000, मेरा खर्चा सोना बाबू पे 11,000 है, तो 1,000 का उधारी मांग लिए, तो ये पता होता होगा। तो वही कहना है। तो जब यहां पता करेंगे तो इनकम और खर्चा पहले पता होगा, तभी तो आप उधारी निकालेंगे। लेकिन हमने यहां देखिए क्या किया है, हमने जो है ये 15 जो दिख रहा है आपको, इस 15 को पहले ही शामिल कर लिया। और हमने क्या किया, इसको बोला 34 और बोला 16, 15 प्लस 1 16, और इसको बोला 39 और बोला 11, 50, और 50 50 0 कर दिया। अरे भाई, हमको ये उधारी पता कैसे है? अभी तो पता ही नहीं हमको तो उधारी एक्चुअली पता करना है कि हम कितना लेंगे। हमको तो ये पता करना पड़ेगा। हम 16 कैसे लिख देंगे? हमको तो उधारी पता ही नहीं है अभी। हम आगे इनकम निकालेंगे, हम फिर खर्चा निकालेंगे, तब जो बचेगा उससे हमको उधारी निकालना पड़ेगा। तो इसका मतलब है कि हमको ये चीज, हमने जो 16 लिख दिया है, एक्चुअली में हमको ये चीज पता नहीं है। तो हमको ये 15 नहीं लिखना होगा, हम इसको लिखेंगे x। हमको ये पता नहीं है, ये पता है क्योंकि ये तो उधारी है नहीं, इसमें तो संपत्ति बेच रहा है, तो इसका अनुमान हमको पता है, इसका है 1, ये हमको पता है, लेकिन ये हमको पता नहीं है। तो हम ये x प्लस 1 लिखेंगे, ना कि 16। अब हम निकालेंगे कि भैया हमने उधारी कितनी ली है। तो अब निकालिए इसको कि कितनी उधारी ली है। यहां पर एक पेज को ऐड करना होगा। अब निकालिए भैया कि हमने कितनी उधारी ली है। तो अब जो है वो उधर निकालिए। आ गया, हाँ निकालिए कि कितनी उधारी ली है। तो कितना खर्चा है हमारा भैया, पहले ये निकालना पड़ेगा, फिर कितना हमारा आय है। तो खर्चा हमारा कितना था भाई, 39 और प्लस 11। तो ये था भाई 39, ये रेवेन्यू वाला खर्चा है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और कैपिटल एक्सपेंडिचर है प्लस 11, यानी टोटल भैया 50 रुपए खर्च है, 50 लाख करोड़ मान लो। आय भैया कितना है, आय है 34,
तो रेवेन्यू वाला जो इनकम है वो है 34। और भैया कैपिटल वाला इनकम कितना है? तो कैपिटल वाला ये जो है ये तो हमको पता नहीं है ना, उधारी तो हमको लास्ट पता चलेगा, तो हमको पहले उधारी निकालना होगा, कितना उधारी लेना है। तो भैया ये हमको पता नहीं है, तो कितना हो जाएगा x और प्लस 1। तो अब करिए, यानी 35 प्लस x। तो अब टोटल खर्चा में से टोटल आय को माइनस करिए, तो खर्चा कितना है 50 माइनस 35 प्लस x बराबर, यही तो है उधारी, ये उधारी है आपका, उधारी निकल रहा है। तो 15 माइनस x यानी x बराबर 15, और x क्या था? उधारी। तो ये अब x जो है वो 15 हम अब लिख सकते हैं। हमने पहले लिख दिया था, पहले आप नहीं लिख सकते, ये थोड़े बोल सकते हैं आप कि बहन की शादी में हम 5000 उधार लेंगे, पहले ही बोल दिए। कैसे बोलेंगे आप? हमें में थोड़े बोल दीजिएगा। पहले आपको बहन की शादी का टोटल खर्चा निकालना होगा, फिर आपको टोटल इनकम निकालना होगा, तब आप बताएंगे कि हमको कितना उधारी चाहिए या नहीं चाहिए। तो पहले हमने टोटल इनकम निकाल लिया, टोटल खर्चा निकाल लिया, फिर हमने बताया कि हमको कितना उधारी चाहिए। तो हमने देखा कि 15 रुपए हम नुकसान में जा रहे हैं, तो हमने 15 रुपए का उधारी ले लिया, क्योंकि हमारे पास 50 है, हमारे पास 35 है इनकम, 50 खर्चा है, हमने 15 रुपए का उधारी ले लेना है। तो यही जो 15 रुपए की उधारी निकली है, इसी को हम कहते हैं राजकोषीय घाटा। क्या कहते हैं? राजकोषीय घाटा। दिस इज नोन एज फीजल डेफिसिट। तो फीजल डेफिसिट क्या है? सरकार की कुल उधारी या फिर सरकार की कुल देयता। देयता का मतलब होता है सरकार का टोटल लाइबिलिटीज, जो सरकार जो है, जो सरकार को जो चुकाना है, लाइबिलिटी का मतलब चुकाना, 15 रुपए चुकाना है। तो फीजल डेफिसिट इज सरकार की टोटल उधारी, कुल उधारी। ठीक है, तो फीजल डेफिसिट एक्चुअली में क्या है? तो सरकार की कुल उधारी है फीजल डेफिसिट। तो बजट घाटा क्या था? कुल व्यय माइनस कुल आय। बजट घाटा हमेशा 0 रहता है। क्यों? क्योंकि इसमें टोटल व्यय लेंगे 39 प्लस 11 जो भी था, और टोटल आय ले लेंगे 35 और प्लस 34 प्लस 15, 34 प्लस 16 टोटल ले लेंगे। यानी बजट घाटा कौन वाला हुआ? ये वाला, ये उधारी लेने के बाद वाला। तो ये भी 2,30,000 हो गया, ये भी 2,30,000 हो गया। तो उधर वाला इधर वाला बराबर हो जाएगा हमेशा। कैसे बराबर हुआ है? बराबर हुआ है कि किया गया है? उधार लेकर के किया है। तो उसके बाद जो है बजट घाटा हमेशा 0 होता है, क्योंकि ये 0 होता नहीं है, हम उधार लेकर के उसको 0 कर देते हैं। तो हमारे पास 39 और 11 50 था, हमारे पास 34 था, हमने 15 रुपए का उधार ले लिया और 0 कर दिया। तो बजट घाटा हमेशा 0 ही होता है। फीजल डेफिसिट कैसे निकालेंगे? तो फीजल डेफिसिट मतलब सरकार की टोटल उधारी निकालना है। कैसे निकाले थे अभी हम? एक्स करके। तो टोटल खर्चा निकाल लो, कितना है? 39 प्लस 11। फिर रेवेन्यू रिसीट ले लो, रेवेन्यू रिसीट कितना था? 34। टोटल खर्चा कितना था? टोटल रेवेन्यू रिसीट देख लीजिए कितना है, 34 ही है ना? हाँ 34। तो रेवेन्यू है 34 प्लस नॉन डेट। नॉन डेट का मतलब कौन वाला? नॉन डेट का मतलब कौन वाला? ये वाला। तो ये वाला कितना है? x प्लस 1, तो ये था 1। ठीक है, तो इसको ले लेंगे 1, तो ये हो जाएगा 1। तो 50 माइनस 35 कितना निकल जाएगा? फीजल डेफिसिट 15। यही x निकाल रहे हैं हम, x से निकाल रहे हैं। 39 प्लस 11 टोटल खर्चा, और 34 प्लस इधर का 1 प्लस x, तो 50 माइनस 35 प्लस x बराबर 15। तो हमको उधारी निकालना है। कैसे निकालेंगे? खर्चा तो टोटल ले लेंगे और इनकम में उधारी वाले को शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि वही तो पता करना है। तो वही x हमको पता करना है। तो टोटल कितना आ जाएगा? यही होता है फीजल डेफिसिट। सरकार ने जितना खर्च किया उसमें से वह घटाए जो उसने उधार लिए बिना कमाया है। इसमें उधार उसने ले ही लिया है, ठीक है, इसमें उसने उधार नहीं लिया है, इसलिए नॉन डेट है। डेट इसमें शामिल नहीं किया है, क्योंकि वही निकालना है। अब हमको कोई बोले कि भाई तुम्हारा कितना है घाटा, तो हम 2,30,000 जो उधार लिए वो भी जोड़ लें, अब फिर बोल दे कि नहीं मेरा तो घाटा नहीं है। नहीं, हमको 30,000 घाटा बताना पड़ेगा इस हिसाब से कि 30,000 घाटा है भाई मेरा, 30,000 मैंने उधारी ली है। तो हमको बेसिकली उधारी निकालना है, तो वो x की वैल्यू निकालनी है, वही x फीजल डेफिसिट है। ठीक है, तो दूसरा फॉर्मूला क्या होता है?
दूसरा फॉर्मूला होता है टोटल एक्सपेंडिचर, यानी 39 प्लस 11 50, टोटल इनकम 34 प्लस X1 जो नॉन डेट था, और इसमें उधारी को शामिल नहीं करना है क्योंकि उधारी ही तो निकालना है, एक वही लिखा हुआ है उधारी को छोड़कर, उधारी हम निकाल लेंगे तो 50 हो गया, 50 और माइनस 35 तो 15 निकल जाएगा। उधारी को शामिल नहीं करेंगे, जहां पर भी उधारी को शामिल कर लिए वो बजट घाटा हो जाएगा। 39 प्लस 11 34 प्लस 15 प्लस 1 बजट घाटा, उधारी को निकालना है भाई 15 को, ठीक है। एक तीसरा घाटा, तीसरा फॉर्मूला क्या है, बजट घाटा प्लस सरकार की उधारी और देनदारी, यानी सरकार को कितना उधार देना है। बोलोगे सर ये तो बड़ा डिफिकल्ट फॉर्मूला है, तो सरकार को कितना उधार देना था, 15 रुपया था ना। बजट घाटा हमेशा कितना होता है, 0, 0 प्लस 15 कितना है राजकोषीय घाटा, 15। बजट घाटा इसलिए लिख दिया है क्योंकि बजट घाटा हमेशा 0 होता है, तो आपको कंफ्यूज कर दिया है। तो क्या हो गया, बजट घाटा हमेशा 0 होता है, तो राजकोषीय घाटा क्या है, राजकोषीय घाटा सरकार की कुल उधारी है, या सरकार को जो देना है वो है, तो राजकोषीय घाटा, बजट घाटा 0 होता है, तो राजकोषीय घाटा बराबर सरकार की कुल उधारी और देनदारी, सरकार की कुल उधारी और देनदारी, ठीक है, क्लियर है। यहां पे किसी को कोई डाउट, ठीक है। ये है राजकोषीय घाटा, ये क्या है, राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटा का मतलब सरकार की कुल उधारी, सरकार की टोटल लाइबिलिटी, सरकार ने जितना उधार लिया है सब कुछ राजकोषीय घाटा कहलाता है, ठीक है। अब देखिए हुआ क्या, दरअसल अगर आप सोचेंगे तो हुआ ये कि सरकार ने सोचा कि भाई मनमोहन जी की सरकार थी, अब सोची कि भाई सरकार को जो है वो 15 रुपए का घाटा हुआ, अभी हमने निकाला 15 रुपए निकाला, ये वाला 15 प्लस 1 ये है 34 और ये है 39 और ये है 11 और ये है 15 प्लस 1 16। तो मनमोहन जी की सरकार थी, उन्होंने सोचा कि यार एक बात बताइए 1993 में कि यार हमारा घाटा इतना दिख कहाँ रहा है, फिजिकल डेफिसिट। तो उन्होंने बोला कि घाटा तो इसलिए दिख रहा होगा क्योंकि हमारा खर्चा ज्यादा है। तो उन्होंने सोचा कि कौन ऐसा खर्चा है जो ज्यादा है, क्योंकि ज्यादा खर्चा रहेगा तो भाई घाटा दिखेगा। इनकम तो मान लो उतनी ही आ रही है लेकिन खर्चा बढ़ गया है तो घाटा दिख रहा है। तो उन्होंने ये आइडेंटिफाई करना शुरू किया कि एक्चुअली में कौन ऐसा खर्चा है जो बढ़ गया है, उसको उन्होंने समझने की कोशिश करी। तो पता चला, उन्होंने अनुमान लगाया। तो सबसे पहले खर्चा देखा उन्होंने, तो खर्चा हमारे पास दो है, ये वाला और ये वाला, और ये वाला तो अच्छा होता है, ये वाला गड़बड़ होता है। तो पहले उन्होंने यहीं से चेक करा, इसी वाले से जिसमें ग्रांट भी शामिल है, कि कौन ऐसा खर्चा है जो जबरदस्ती मेरे में शामिल हो गया है, खर्चा शामिल नहीं होना चाहिए था। तो पता चला कि यार ये जो इंटरेस्ट पेड है इस पे तो बहुत पैसा खर्च हो रहा है, यानी पिछली सरकारों ने भी जो उधार लिया होगा उसका ब्याज तो अभी तक हम दे रहे हैं। इंटरेस्ट पेड का मतलब क्या है, सरकार के द्वारा पे किया जा रहा ब्याज। ब्याज किस पे देते हैं, उधारी पे। तो पिछली सरकार ने बहुत सारा मान लीजिए उधार लिया प्रोजेक्ट बनाने के लिए, रोड बनाने के लिए, उस उधार का ब्याज तो अभी भी हम पे कर रहे हैं, लेकिन वो तो पिछली सरकार के घाटे में उसको जोड़ना चाहिए था, हमारे में क्यों जुड़ गया। तो अगर हमारी सरकार की वास्तविक घाटे को अगर जानना है तब हम इसको अपने घाटे में शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि ये पुरानी सरकार के द्वारा लिया गया लोन है और उस पर लगा हुआ ब्याज है,
जिससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये वैल्यू इतनी ज्यादा है कि हमारी घाटे की वैल्यू को बहुत बढ़ा रही है, जिससे हमारा घाटा बहुत दिख रहा है। क्योंकि घाटा ज्यादा दिखा होगा किसमें, खर्च करने से। और खर्च ज्यादा क्यों दिख रहा है, क्योंकि इंटरेस्ट पेमेंट बहुत ज्यादा है। अगर इंटरेस्ट पेमेंट का वैल्यू अगर हम हटा दें तो हमारा खर्च कम हो जाएगा, जिससे हमारा घाटा कम दिखेगा। तो उन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट दिया जिसको हम कहते हैं प्राइमरी डेफिसिट। क्या दिया, प्राइमरी डेफिसिट। और प्राइमरी डेफिसिट होता है फीजल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट ऑन प्रीवियस लोन्स। यानी जितना हमारा घाटा था उसमें से हमने ब्याज भुगतान वाले अमाउंट को माइनस कर दिया। हमको 15 रुपए घाटा दिख रहा है फीजल डेफिसिट, हमने बोला 15 रुपए नहीं होगा भाई, 15 रुपए कैसे होगा। तो मनमोहन सिंह ने विचारना शुरू किया, तो अच्छा ये इंटरेस्ट पेमेंट वाला भी जो अमाउंट है वो मेरे में ही है, तो उस वैल्यू को उन्होंने घटा दिया। अब जो घाटा बच रहा है वो भैया तत्कालीन सरकार के घाटे को बता रहा है। यानी अगर तत्कालीन सरकार को जज करना है तो फीजल डेफिसिट से नहीं, प्राइमरी डेफिसिट से जज करो, क्योंकि फीजल डेफिसिट में तो ब्याज वाला जो पैसा था पूर्व की सरकार का वो भी शामिल है, उसके चलते घाटा दिख रहा है। जैसे मान लेते हैं कि मेरे पास उधारी है, मान लेते हैं 1 लाख, मैं एक व्यक्ति हूं, मेरा 1 लाख उधारी है। किसी से ने पूछा कि भाई तेरा 1 लाख उधारी, मैंने बोला हाँ। फिर मैं अपने आप में आत्ममंथन किया कि यार मेरा 1 लाख उधारी कैसे है। फिर मुझे पता चला कि अच्छा मेरे पापा ने और मेरे दादा ने जो लोन लिया था वो भी ब्याज मुझे देना है, जिसको मैं अपनी उधारी में शामिल कर रहा हूं। तो मैंने उनका निकाला तो पता चला कि 20,000 जो है वह उनके चलते मेरा उधारी हो गया है, उनका पैसा देना था मुझे। यानी 1 लाख मेरा घाटा नहीं है, मेरा घाटा 20,000 माइनस कर दो 80,000 है, 20,000 उनका है। लेकिन टोटल सोचेंगे तो 1 लाख है, मेरा सोचोगे तो 80,000 है। तो टोटल सोचोगे तो 15 रुपए है, मेरा सोचोगे तो 15 में से ब्याज भुगतान जो भी अमाउंट है उसको माइनस कर दो, तो वो मेरा घाटा बचेगा। दैट इज द थिंग, यही है चीज। दिस इज एक्चुअली द प्राइमरी डेफिसिट। अब अगला है रेवेन्यू डेफिसिट। तो रेवेन्यू डेफिसिट तो सिंपल है भाई, हमको रेवेन्यू डेफिसिट बताना है तो हमको ये नहीं सोचना इसके बारे में। एक मिनट, ये वाले फोटो पे नहीं करते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। अगर हमको रेवेन्यू डेफिसिट बताना है तो हम ये सोच रहे हैं, हमको इसके लेकर के सोचना है, बजट का एक हिस्सा, इस पे बात नहीं करेंगे। तो रेवेन्यू डेफिसिट ये कितना था 34, 29 प्लस 5, और ये कितना है 39, तो ये घटा दो। रेवेन्यू खर्चा माइनस रेवेन्यू इनकम, वही रेवेन्यू डेफिसिट है। कितना हो जाएगा रेवेन्यू खर्चा 39 माइनस 34, 5 लाख करोड़, 5 लाख करोड़। यानी हम इस मुफ्त की रेवड़ियों पे, इंटरेस्ट पे, सब्सिडी पे, इस पे ज्यादा खर्च कर रहे हैं जो हमको नहीं करना चाहिए। तो रेवेन्यू खर्चा अगर हमारा ज्यादा है, इनकम है नहीं है, खर्चा ज्यादा है, तो इसका मतलब है कि हमको, अब सोचिए ना, ये 34 है या 39 है, तो अब सोचिए हमको 5 लाख करोड़ चाहिए होगा, 5 लाख करोड़ आएगा कैसे, तो हमको क्या करना पड़ेगा, उधार लेना पड़ेगा। और जब हम 5 लाख करोड़ उधार लेने में लगाएंगे तो फिर हम सकारात्मक कार्य ये सब पे तो खर्च नहीं कर पाएंगे। तो हमको 5 लाख करोड़ का उधारी लेना पड़ेगा, जिससे हमारा विकास प्रभावित होगा। ठीक है, इसलिए ये खर्च जो है वो कम करना चाहिए, क्योंकि इसमें मुफ्त की रेवड़ियां हैं। ठीक है, तो वही है जिसको कहते हैं हम रेवेन्यू डेफिसिट, मतलब राजस्व व्यय माइनस राजस्व आय। व्यय ज्यादा, आमदनी कम, सरकार को लेना पड़ेगा उधारी। सरकार उधारी लेगी, कहीं ना कहीं से तो 5 लाख देना पड़ेगा। सरकार को रोड, पुल, ब्रिज बनाना था, अच्छा चीज करना था, वो नहीं करेगी, इधर ही लगाएगी। अगर आपको जमीन लेना है और आपको उधार चुकाना है तो पहले तो उधार चुकाना पड़ेगा, तभी तो जमीन ले पाइएगा। तो सरकार अच्छा काम कर रही थी लेकिन नहीं कर पाएगी, क्यों, क्योंकि उसको उधार चुकाना है। इसीलिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कम होना चाहिए। ठीक है, अब अगला एक और कॉन्सेप्ट है, यही लास्ट कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट कहता है कि भाई ये जो ग्रांट दिए थे, मान लेते हैं कि ग्रांट खर्चा है, ग्रांट देना, मान लेते हैं कि मोदी जी ने नीतीश कुमार जी को ग्रांट दिया। ठीक है, मान लेते हैं ग्रांट दिया 100 रुपया, और मान लीजिए कि इसमें से 98 रुपए नीतीश सरकार ने रोड, पुल, ब्रिज बनाने में लगा दिए।
तो 100 रुपए का ग्रांट दिया, मान लो बाढ़ आया था, तो ग्रांट मतलब जो वापस नहीं लिया जाता, और उसमें से 98 रुपए नीतीश कुमार ने अच्छे कार्यों में लगा दिया, यानी उस 98 रुपए से कैपिटल गुड्स बना। कैपिटल गुड्स का मतलब वैसी वस्तुएं जिससे भविष्य में उत्पादन बढ़े। कैपिटल गुड्स उसी को बोलते हैं, रोड, ब्रिज, पुल, एयरपोर्ट, ये सब। इससे उत्पादन बढ़ेगा, भविष्य में रोजगार बढ़ेगा। तो इस 100 में 98 रुपए नीतीश कुमार ने किस में लगा दिया? अच्छे कामों में। तो एक्चुअली से नियमतः ये 100 रुपया जो है उसमें से 98 रुपए को हमको इसमें शामिल करना चाहिए, लेकिन शामिल किसमें है? इसमें। 100 का 100 किसमें शामिल है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। जबकि वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं है, वो तो अच्छे कार्यों के लिए किया गया खर्च है, वो तो कैपिटल गुड्स क्रिएट कर रहा है। तो इसका 98 रुपए को हमको क्या करना होगा? इसमें से 98 घटा देना होगा और इसमें 98 जोड़ देना होगा। समझ में आया? तो इसमें से 98 घटा दो, क्योंकि इन पैसों का इस्तेमाल रोड, सड़क, पुल बनाने के लिए किया गया है। तो इसमें से 98 घटा दो, इसमें 98 जोड़ दो। तो जब ऐसा करेंगे तो उसको कहेंगे, जब हम राजस्व घाटा भी जो निकाले थे, कौन सा? अब सोचिए, अब ये 39 - 34 था, तो 5 बचा था। अब जब हम इसमें से 39 जब आया होगा तो कैसे आया होगा? इसका पैसा, इसका पैसा, इसका पैसा, इसका पैसा, इसका पैसा, सबको जोड़ा गया होगा, तब 39 आया होगा। ठीक है, इसमें से 34 क्या आया होगा? सबको जोड़ा गया होगा, तब 34 आया। तो अब इस 39 में से तो ये 98 रुपए कम हो जाएगा, तो उसको हम बोलेंगे प्रभावी राजस्व घाटा। प्रभावी राजस्व घाटा क्या है? देख लीजिए, प्रभावी राजस्व घाटा है जब राजस्व घाटे में से आप उन पैसों को शामिल कर लेंगे जिसका निर्माण कैपिटल गुड्स में हुआ है। इसको बोलेंगे प्रभावी राजस्व घाटा। इसको क्या बोलेंगे? प्रभावी राजस्व घाटा। समझ में आई मेरी बात? यानी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के उस पैसे को हम कम कर देंगे और कहां जोड़ेंगे? उधर वाले में। किसमें जोड़ देंगे? कैपिटल के एक्सपेंडिचर में उस चीज को हम जोड़ देंगे। कैपिटल के एक्सपेंडिचर में हम उस चीज को जोड़ देंगे। तो राजस्व खर्च जो है ना, वो ज्यादा दिख रहा था उस 98 रुपए के चलते, तो राजस्व खर्च में से उसको घटा दिए। तो चाहे तो राजस्व खर्च से उसको घटा दो या फिर टोटल घाटा से घटा दो, बात एक ही है, बात एक ही चीज आएगा। दिखाएं आपको एग्जांपल से? चलिए देखिए, चाहे तो घाटे से घटा दो या उससे घटा दो। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे मान लीजिए, एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। जैसे मान लीजिए इसको मान लेते हैं 40, और इसको जो ग्रांट था ये मान लेते हैं था 2,20,000, 2.20 है, मान लो 2 रुपये 20 पैसा। इसमें से 2 रुपया चला गया उनको यहां, क्योंकि ये 2 रुपया नीतीश कुमार पुल, रोड बनवाने में लगाए थे, तो इधर जोड़ देंगे, इधर से घटा देंगे। तो अब सोचिए, ये 2 रुपया जब इसमें से घट जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? ये कितना था? मान लो 35। तो पहले कितना घाटा है? 40 - 35 यानी 5 का। तो ये राजस्व घाटा है, 5 का है। अब हम निकाल रहे हैं प्रभावी राजस्व घाटा। तो प्रभावी राजस्व घाटा में हम क्या करेंगे? जो भी कैपिटल गुड्स में जो पैसा खर्च हुआ है उसको हम इधर डाल देंगे, यानी ये 2 उसमें से घट जाएगा। तो अब कितना बचेगा? 40 में से 2 चला गया, ठीक है, तो 40 में से 2 चला गया तो होगा कितना? 38 खर्चा, और इनकम कितना है? 35। कितना होगा घाटा? 3। घाटा कम दिख रहा है, क्यों? क्योंकि ये वाला जो है वो उधर चला गया। अब चाहे तो आप ऐसे निकाल दो, ठीक है, कि भैया इंडिविजुअल निकाल दो, ठीक है, या फिर आप ऐसे निकाल दो, ये तो हमने निकाला कितना खर्चा माइनस कितना इनकम, या फिर ऐसे निकाल दो राजस्व घाटा माइनस ये वाला अमाउंट। तो राजस्व घाटा कितना था भाई? 5, और -2 कितना है? 3। इससे भी 3 आएगा, इससे भी 3 आएगा।
या तो इंडिविजुअली घटा दो या फिर घाटे में से ही अल्टीमेटली 3 घटा दो, एक की चीज आएगा, 2 घटा दो सॉरी। तो चाहे तो राजस्व घाटा से घटा दो, जो आया है उसमें से लास्ट में इस माइनस कर दो, या फिर इसमें से ही स्टार्टिंग में ही घटा दो, बात एक है। तो अल्टीमेटली तो 2 ही आंसर आएगा, मतलब दोनों सेम आंसर आएगा। तो ये होता है प्रभावी राजस्व घाटा। और इधर जाके जो जुड़ गया इसको हम कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर में जुड़ गया, इसको कहते हैं प्रभावी पूंजीगत खर्चा, इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर। जो जुड़ गया उसको हम कहते हैं इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो घट गया उसको हम कहते हैं इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। अब देखा जाए तो बजट में कैसा रहा है, देखिए ये राजकोषीय घाटा सबसे ऊपर वाला कौन है, राजकोषीय घाटा। ये 9.2 था कोविड के समय, बहुत ज्यादा हो गया था घाटा, सरकार का दायित्व तो बहुत बढ़ गया था। और ये जो होता है ना, ये सारा कुछ जीडीपी के परसेंटेज में हम दिखाते हैं, ठीक है, कि 9.2%, मान लो जीडीपी 100 है तो 100 में 9 रुपए जो है वह राजकोषीय घाटा था। फिर धीरे धीरे ये लगातार घाटा घट रहा है और इस बार बजट 2025-26 में अनुमान है 4.4% रहने का। ये जो ऑरेंज वाला है वो क्या है, ऑरेंज वाला जो है वो राजस्व घाटा है। राजस्व घाटा समझ गए, ये 1.5% है। इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, जो हम वैसे अमाउंट को घटाएंगे जिसका प्रयोग पूंजीगत निर्माण में हुआ है, जो भी हम लोगों ने घटाया, वो 0.8% या और सॉरी वो 0.3% है। और जो प्राइमरी डेफिसिट है जिसमें हम ब्याज घटाते हैं वो 0.8% है। तो ये चारों घाटे जो है ये आपको पढ़ना चाहिए, ये चारों घाटा जो है वो आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है। अब सरकार इस घाटे की पूर्ति कैसे करती है, सरकार इस घाटे की पूर्ति कैसे करती है? तो एक तो उपाय है ज्यादा टैक्स लगा दो, लेकिन ज्यादा टैक्स में भी दिक्कत है, क्योंकि ज्यादा टैक्स अगर लगा दीजिएगा, आप सोचिए अमीरों पर ज्यादा टैक्स लगा दीजिएगा तो एक सीमा के बाद अगर टैक्स लगाइएगा ना तो अमीर टैक्स से नहीं देगा। मान लीजिए कि आप 100 रुपए कमाते हैं, आपसे 80 रुपए कोई टैक्स ले, तो आप 100 रुपए कमाने का सोचिएगा नहीं। तो एक सीमा के बाद अगर टैक्स लगाना, लाफर कर्व होता है, लाफर कहते हैं कि आप टैक्स बढ़ाएगा, मान लीजिए स्टार्टिंग में आप टैक्स बढ़ा रहे हैं तो इनकम बढ़ रहा है, मान लो टैक्स बढ़ा रहे हैं इनकम बढ़ रहा है सरकार का, लेकिन एक सीमा तक ही आप इसको बढ़ा सकते हैं इनकम। फिर उसके बाद अगर आपने टैक्स बढ़ा दिया तो इनकम कम हो जाएगा, क्योंकि लोग कर की चोरी करने लगेंगे, क्योंकि लोगों को लगेगा कि भाई सारा पैसा सरकार ले रही है। तो टैक्स भी एक सीमा तक ही आप लगा सकते हैं। लाफर यही कहते हैं, लाफर कहते हैं कि टैक्स दर एक सीमा से ऊपर गई तो टैक्स कलेक्शन घट जाएगा, फिर सरकार को नुकसान हो जाएगा। तो अधिक कर अगर लगाइएगा तब भी आपका जो घाटा है, घाटा को पूरा करने के लिए लगा रहे हैं, क्योंकि घाटा मान लो ज्यादा हो जाएगा तो आप कैसे उसको पूरा करिएगा? आप क्या कर सकते हैं, घाटा पूरा होगा तो टैक्स लगाइए ताकि इनकम बढ़ेगा आपका, लेकिन ज्यादा टैक्स नहीं लगा सकते। घाटा बहुत ज्यादा हो जाए तो आप बहुत ज्यादा उधार लेने लगेंगे, उधारी लेकर के पूरा करने की कोशिश करेंगे, फिर भी समस्या है। और घाटा जब बहुत ज्यादा हो जाए तो आप नोट छापेंगे, फिर समस्या है। तो घाटा ज्यादा होने में समस्या ही समस्या है, घाटा ज्यादा होना एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि घाटा ज्यादा अगर होगा तो आपको इनकम बढ़ाना पड़ेगा, टैक्स लगाना पड़ेगा। सरकार के पास इनकम का साधन क्या है? टैक्स। टैक्स बढ़ाइएगा फिर नुकसान, क्योंकि ज्यादा टैक्स लगाइएगा तो लाफर कहते हैं कि एक समय के बाद लोग टैक्स देना बंद कर देंगे। दूसरा सरकार कहां से ला सकती है पैसा घाटे को भरने के लिए? उधार लेगी, तो ज्यादा उधार लीजिएगा वो भी नुकसान है, ज्यादा उधार लीजिएगा तो वो भी नुकसान हो जाएगा। कैसे नुकसान हो सकता है? इसके लिए रिकार्डियन इक्विवेलेंस एक सिद्धांत है, वो सिद्धांत कहता है कि अगर ज्यादा सरकार आप उधार लीजिएगा, सरकार उधार लेगी, तो जनता को यह बात पता चलेगा और जनता को लगेगा कि सरकार की माली हालत खराब है और ज्यादा उधार ले रही है सरकार, इसका मतलब है सरकार उस उधार को देगी भी तो वापस। तो जनता को जब लग जाएगा तो जनता ये सोचने लगेगी कि ये सरकार इतना वापस करेगी कैसे, इसका मतलब है सरकार कर बढ़ाएगी। तो जनता अभी से पैसा बचाने की कोशिश करने लगेगा और जनता निवेश नहीं करेगी, और निवेश नहीं करेगी तो कंपनियों का विस्तार नहीं होगा, उत्पादन कम हो जाएगा। तो अगर ये खबर फैल गई जनता में कि सरकार ज्यादा उधार ले रही है, तो जनता को यह डर होगा कि सरकार इस उधार की पूर्ति कैसे करेगी। तो जनता को दिमाग में आएगा कि सरकार तो फिर टैक्स बढ़ा देगी, तो क्यों अभी खर्च कर रहे हो, अभी बचा के चलो, हो सकता है भविष्य में सरकार टैक्स ज्यादा लगा दे तो उस समय फिर कहां से लाएंगे पैसा। इसलिए सरकार के
इस स्टेप के चलते जनता खर्च कम करेगी, और खर्च अगर कम हुआ तो आप समझ रहे हैं, अगर मान लेते कोई खर्च ही नहीं करेगी, मान लो हमको, अगर मान लेते हैं कि हम फोन खरीदेंगे ही नहीं, उस पर खर्च ही नहीं करेंगे, तो फोन कंपनी फोन बनाएगी नहीं? बनाएगी। तो फोन कंपनी क्या हो जाएगी? बैठ जाएगी। तो फोन कंपनी में काम कर रहे लोग क्या हो जाएंगे? बैठ जाएंगे। तो बेरोजगारी बढ़ जाएगी, उत्पादन कम हो जाएगा, पूरा वो मंदी वाला माहौल आ जाएगा। ये भी समस्या है। तीसरी समस्या नोट छापना। ज्यादा नोट छापेगा, खूब पैसा हो जाएगा, पैसा ज्यादा, मनी ज्यादा, डिमांड ज्यादा, इन्फ्लेशन ज्यादा, महंगाई बढ़ जाएगी। तो ये सब जो है वो बिजोड़ टाइप की समस्या जो है वो इससे उत्पन्न होगी। और एक और नुकसान होता है, सरकार अगर ज्यादा उधार लेने लगती है तो प्राइवेट सेक्टर के लिए उधार नहीं बचता। मान लो सरकार, मान लो बैंक के पास 100 रुपया है, 80 रुपया सरकार ने ले ली, तो प्राइवेट सेक्टर के लिए तो 20 रुपया बचा। तो प्राइवेट सेक्टर वालों के लिए उधार पैसा नहीं बचता है, जिसके कारण प्राइवेट कंपनियां अपना विस्तार नहीं कर पाती, और जब प्राइवेट कंपनियां अपना विस्तार नहीं करेगी तो उत्पादन भी नहीं होगा, रोजगार भी नहीं मिलेगा, और सरकार का टैक्स भी कम हो जाएगा, क्योंकि उत्पादन ही नहीं हुआ तो सरकार को टैक्स वो देगी क्यों? तो इससे सरकार का और नुकसान हो जाता है, जिसको हम कहते हैं क्राउडिंग आउट इफेक्ट। क्या कहते हैं? क्राउडिंग आउट इफेक्ट। क्राउडिंग आउट इफेक्ट का मतलब है जब सरकार इतना लोन ले ले कि प्राइवेट बॉडी को लोन मिलना बंद हो जाए, और उसके चलते उत्पादन कम तो रोजगार कम, रोजगार कम तो सरकार को टैक्स कम। क्योंकि देखिए, जो रोजगार करता वो सरकार को टैक्स देता, जो उत्पादन करता वो सरकार को जीएसटी वगैरह देता, अब वो कम। सरकार ने घाटा को पूरा करने के लिए ज्यादा से ज्यादा लोन ले लिया, लेकिन अल्टीमेटली सरकार के पास इनकम तो नहीं बढ़ा, लोन से बढ़ गया, लोन तो मिल गया उसको, लेकिन इनकम नहीं बढ़ा। क्यों? क्योंकि कंपनियां तो उसको टैक्स नहीं देगी, तो इनकम तो बढ़ेगा नहीं, तो घाटा जस का तस रह गया। जिसका कहने का मतलब है कि जैसे मान लीजिए कि मैंने आपसे लोन लेकर के अपने घाटे को पूरा किया, अब हमको इनकम तो लाना पड़ेगा ना, तभी तो हम आपका लोन चुकाएंगे। तो इनकम तो आ ही नहीं रहा सरकार को। क्यों? क्योंकि इनकम जो कंपनी देती है वो तो दे ही नहीं पा रही है, क्योंकि सारा लोन आप ले लिए, तो कंपनी के विस्तार के लिए पैसा नहीं बचा है, कंपनी आपको इनकम देगी नहीं। आपने लोन लेकर के दे दिया, लेकिन आप लोन जमा करने के लिए इनकम जनरेट नहीं कर पा रहे, क्योंकि कंपनी आपको टैक्स नहीं दे रही है। सरकार के पास आय का स्रोत टैक्स ही है, सरकार के पास आय का स्रोत टैक्स ही है। तो ये सब मामला बनता है, ये सब जो मामला है वो बनता है, इसको हम कहते हैं क्राउडिंग आउट इफेक्ट। तो इस पूरे टॉपिक में हम लोगों ने जो है वो इन सारी चीजों को समझने का, मिला जुलाकर सारी चीजों को समझने का जो है वह हमने प्रयास करा है। चलिए, तो अब जो है वो हम आपको इसके बाद जो है वह अगले क्लास में मिलेंगे, जिसमें हम लोग पंचवर्षीय योजना पढ़ेंगे, या फिर देखते हैं कि इसमें